हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेशनल इनकम को, जो कि इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से जो है मेजोरिटी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान देना, इस नेशनल इनकम के जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे से कवर करेंगे। प्लस एक चीज़ और ध्यान देना, जो इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्चुअली एक तो करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के साथ जो है थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किए होंगे, तो वहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कब अप्रोच कर पाओगे, और करंट अफेयर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से मोस्टली वही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको कब अप्रोच कर पाओगे, जब स्टैटिक पोर्शन जो है स्ट्रांग हो। क्लियर है? तो इसलिए जो है स्टैटिक पोर्शंस को कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि सपोज़ करो अगर जीडीपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीडीपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले यही तो पता हो कि जीडीपी होता क्या है। ना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से क्वेश्चन आ रहा है तो पहले तो यही पता हो कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होते क्या हैं। क्लियर है? तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। नेशनल इनकम का टॉपिक है। हर एक डायमेंशन को, हर एक डाइवर्सिटी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं, है ना। बेसिक्स जितना भी की कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तो उस लेक्चर को देख लेना। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग जो है नेशनल इनकम को कवर करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड या फिर गाइडेंस रिलेटेड कोई भी डाउट हो सीएपीएफ से रिलेटेड, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो फ्रीली। और इस पूरे क्लास का जो नोट्स हैं प्लस ये क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? चलो, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम को, और सबसे पहले इसका बेसिक्स मीनिंग समझते हैं कि इसमें हम लोग ओवरऑल करने क्या वाले हैं, है ना? क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम में। देखो, ये जो है अपना इंडिया है, क्लियर? अब इस इंडिया में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है और इंडिया का जो परफॉर्मेंस हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? कौन से स्कीम यहाँ पे लाना चाहिए। तो ओवरऑल जो है नेशनल इनकम यही सेट करते, यही बताते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा ओवरऑल जो है टाइम पीरियड में, है ना। 1 साल का टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, तो ओवरऑल 1 साल में कितना जो है इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना जो है बैकलॉग रहा है, इसके बारे में डिफाइन करने का काम जो है नेशनल इनकम के द्वारा किया जाता है। क्लियर, इतना समझ आ गया बेसिक्स। तो नेशनल इनकम वही है कि नेशनल इनकम रिफर्स टू टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ध्यान देना, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर, कि एक साल में कितना जो है प्रोडक्शन हुआ, कितना सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, कितना टोटल वैल्यू जो है जनरेट हुए इंडिया के द्वारा, इस सब चीज़ के बारे में डिफाइन करने का काम जो है नेशनल इनकम के द्वारा किए जाते हैं। और ये इंडिया के बारे में या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बारे में यही बताते हैं कि उस कंट्री का जो है परफॉर्मेंस कैसे रहा, प्लस क्या मेज़र लेना चाहिए। ये सब चीज़ जो है इसी के थ्रू हमें पता चलता है। इस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देना। देखो, मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। अब नेशनल इनकम में पूरा जो है इनकम अर्न कहाँ से हो रहा है, ठीक है? किस तरीके से इनकम अर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए अब हम जो है कवर करना पड़ेगा, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस यही बोलते हैं कि एक चीज़ थोड़ा प्रीवियस हो। हमने यहाँ पे कवर किए कि ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस। अब ये जो है ऑल फाइनल गुड्स जो है और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी इनपुट चाहिए, है ना? जितना भी इनपुट चाहिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या-क्या सामान लगने वाले हैं, क्या चीज़ यहाँ पे लगने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कवर करते हैं। वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये जो है 4 चीज़ हैं जिसको हमें यहाँ पे कवर करना है। तुम खुद सोचो कि कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाओगे, कोई चाहे जैसे कि कार बना रहे हो, अब कार का प्रोड्यूस कर रहे हो तो कार प्रोड्यूस करने के लिए कोई ज़मीन तो चाहिए, कोई लैंड तो चाहिए, जिसके थ्रू जो है वहाँ पे जो है कार को प्रोड्यूस कर पाओगे। अब कार को प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा तो नहीं कि अपने आप कार जो है प्रोड्यूस हो जाएँगे। ठीक है? अपने आप तो कार प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। अब लेबर चाहिए तो उसको जो है पेमेंट भी करना है, तो पेमेंट करने के लिए कैपिटल चाहिए, ठीक है? कैपिटल आया,
तो इस कार को बनाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस तो चाहिए, कोई फैक्ट्री तो चाहिए, है ना? कोई एंटरप्रेन्योर तो चाहिए, जिसके थ्रू इस कार को डेवलपमेंट करोगे। तो ओवरऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब समझ आ गया कि एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत है, लेबर की भी ज़रूरत है, उसके साथ कैपिटल और साथ में एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। इसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में कंसीडर करते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है? वन बाय वन करके थोड़ा-सा हम लोग कवर करते हैं कि लैंड जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड में क्या-क्या इंक्लूड है, जैसे सॉइल है, मिनरल्स हो गया, फॉरेस्ट एरिया है। तभी तो एट प्रेज़ेंट देखते हो कि पूरा फैक्ट्री खोलने के लिए, है ना? या फिर इंडस्ट्री खोलने के लिए पूरा क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक लैंड का ही पार्ट है। उसी के साथ रिवर हो गया, ओशियंस है, क्लाइमेट, सनलाइट, इसका भी ज़रूरत है। ये सोचोगे कि सनलाइट क्या करने वाले? सो सनलाइट से सोलर पैनल तो लगा सकते हैं, और सोलर पैनल लगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आएगा, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे तो किसके लिए करोगे? सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के लिए करोगे, ठीक है? तो ये जो है लैंड का एग्ज़ाम्पल रहा, और इसी के साथ याद रखना कि जो है लैंड को हम लोग जनरेट नहीं करते हैं। यही तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, क्लियर है? यही जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना, लैंड को हम लोग जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो है गिफ्ट के द्वारा दिए गए हैं नेचर के द्वारा, ठीक है? नेचर में जो है उसी को हम लोगों को यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, प्लस इसी के साथ जो है सप्लाई यहाँ पे फिक्स है। कैसे फिक्स है? ये लैंड एरिया है, अब लैंड एरिया को कैसे बढ़ा तो नहीं सकते, बढ़ाने का मतलब इस तरीके से ज़मीन लेके बढ़ाना वाला नहीं। इस लैंड एरिया को और बढ़ा सकते हो क्या? लॉजिक के टर्म में समझो, है ना? इकोनॉमिक्स के टर्म में समझो, यहाँ से जितना भी प्रोड्यूस होगा वो वहाँ पे फिक्स रहने वाला है, यहाँ पे कैन नॉट बी इंक्रीज़ ये लिखा है। सपोज़ इन लैंड एरिया में अगर बुक्स रख दियो, है ना? जो है बुक्स रख रहे हैं, बुक्स रखोगे, बुक्स रखने के बाद अगर अब मैं और बोलूँ कि इसमें जो है सेकंड बुक्स को और रखो, तो रखोगे क्या? नहीं रख पाओगे, क्योंकि सिंगल बुक्स हैं ऑलरेडी पूरे जगह को घेर लिए हैं, पूरे जगह को कवर कर चुके हैं, तो सेकंड बुक रखने का ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो जो सप्लाई होगा, वो फिक्स होने वाले हैं। क्लियर है, समझ आ गया? प्लस इमोबाइल होगा, है ना? ज़मीन को थोड़ा ना मूव कर पाओगे। उसी के साथ जो है यहाँ से हमें रिवार्ड में रेंट मिलने वाला है। अगर इसी ज़मीन में अगर हाउस बिल्ड कर रहे हो, हाउस बना के ने के बाद, है ना? उसको अगर रेंट में दे रहे हो, वहाँ से रिटर्न आने वाला है। तो ये जो है लैंड जो है एक सोर्सेस हो गया। उसी के साथ सेकंड जो है प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो है लेबर। अब लेबर कई तरीके से हो सकते हैं, और लेबर का जो है स्थिति, ये जो है पूरा डिपेंड करने वाला है कि उस वर्क का इकोसिस्टम कैसा, किस तरीके के काम कर रहे हैं। अगर वो जो है इनोवेशन फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसको जो है मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल रिलेटेड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसको फिजिकल रिलेटेड वर्क ये ज़्यादा करना पड़ने वाले हैं। तो ह्यूमन एफर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शंस के लिए, और ध्यान देना ह्यूमन जो प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा वो फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं और मेंटली भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो है लेबर में इंक्लूड हो सकते हैं वर्कर्स, ना? फिर उसके साथ टीचर हो गया, इंजीनियर्स हो गया, डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, ड्राइवर्स हैं। ये पूरा क्या है, एक लेबर के थ्रू यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं। अब बोलोगे कि टीचर्स कैसे यहाँ पे लेबर हो गए? क्योंकि टीचर्स का काम है टीच करना, ठीक है? वो भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का ही पार्ट है। प्लस यहाँ पे हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? वर्कर्स को माइग्रेट कर पाना दिक्कत नहीं है, माइग्रेट हो सकते हैं। इंजीनियर्स हो गया, टीचर्स हो गया, उसका माइग्रेशन हो सकता है। उसी के साथ यहाँ पे स्किल डिफर करने वाले हैं, ठीक है? हेटेरोजीनियस होते हैं। समझ रहे हो? अगर इनोवेशन फील्ड में जाओगे तो उसके लिए स्किल्स चाहिए। टीचिंग करोगे तो उसके लिए स्किल्स चाहिए। डॉक्टर बनोगे तो उसके लिए डॉक्टर का पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए टीचिंग सॉरी वो चाहिए, क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। ठीक है? लेकिन अगर मैनुअल वर्क कर रहे हो तो उसके लिए कोई जो है स्किल्स नहीं चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि स्किल्स कहाँ पे ज़रूरत होने वाला है। उसी के साथ इसमें जो है रिवार्ड मिलने वाले हैं वो वेजेस के थ्रू रिवार्ड मिलेंगे। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये इस कॉन्सेप्ट को भी समझना लेबर का। लेबर के साथ अगला जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो है कैपिटल। अब कैपिटल यहाँ पे क्या हो सकता है? कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल हम लोग यहाँ पे बोलने वाले मशीनरी चीज़ को। कैपिटल का सिंपल सा मीनिंग ये समझना, कोई भी ऐसा इनपुट जहाँ हम लोग डाल रहे हैं वहाँ से जो है हमें रिटर्न मिलना चाहिए। कैसे रिटर्न मिलेगा? सपोज़ करो मैं यहाँ पर मशीन खरीदा हूँ, ठीक है? अब मशीन्स कोई भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि मान लो मैं ट्रैक्टर लिया हूँ। अब मैं ट्रैक्टर लिया हूँ तो ट्रैक्टर लिया हूँ तो चलाऊँगा, ठीक है? काम करूँगा। तो इस मशीन्स के थ्रू मेरे को उससे जो है पैसा अर्न होगा कि नहीं होने वाला है?
मनी उससे अर्न होगा। तो जहाँ से भी या फिर कोई भी चीज़ ऐसा ले लो जहाँ से हमें उसके बदले में कुछ रिटर्न आए, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ध्यान देना, इकोनॉमिक्स टर्म में यही मीनिंग होता है कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल गुड्स भी होते हैं। ये सब चीज़ कवर करेंगे, लेकिन कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे समझो, कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स जहाँ से हमें उसके बदले रिटर्न मिले, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जैसे मशीन्स हो गया, टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग को अगर रेंट में दे रहे हो, तो वहाँ से रिटर्न आएगा। रोड है, तो रोड जैसे कि टोल प्लाज़ा है, तो वहाँ से रिटर्न आता है। कंप्यूटर्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, ठीक है? ये जो है कैपिटल का एक एग्ज़ाम्पल है। और कैपिटल में क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? अगर कोई काम को अगर मैनुअल करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगा जितना प्रोडक्टिविटी मशीन से आ जाएँगे। क्लियर है? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगा। उसी के साथ जो है डिप्रिशिएट ओवर टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि मशीन चीज़ है। अब मशीन चीज़ है तो धीरे-धीरे खराब होंगे और वही खराब होने की चीज़ को हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग डिप्रिशिएशन बोलते हैं। ठीक है? 1 साल जैसे सपोज़ करो कार लिए हो, अब कार लिए हो तो ऐसा तो नहीं कि पूरा 5 साल, 10 साल चलाओगे तब भी वो सोल्ड ही रहने वाले हैं, नहीं रहेगा सोल्ड। तो धीरे-धीरे क्या है, उसका जो कैपेसिटी है, क्षमता है, पूरा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे और डिक्रीज़ होगा तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिप्रिशिएशन बोल रहे हैं, डिप्रिशिएशन बोलते हैं। ठीक है? इसको भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं और रिवार्ड में हमको यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि फिज़िकल कैपिटल हो गया, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ये भी तो एक कैपिटल है। यहाँ से रिटर्न मिलेगा। फाइनेंशियल कैपिटल है जैसे कि मनी, ह्यूमन कैपिटल है, स्किल्स, एजुकेशंस। अब बोलोगे ह्यूमन कैपिटल्स तो यहाँ से रिटर्न कैसे आएगा? भई यहाँ पे एजुकेशंस दे रहे हो तो वहाँ से भी तो रिटर्न आएगा। स्किल्स हैं, तो स्किल्स हैं तो रिसर्च करोगे, डेवलपमेंट करोगे, वहाँ से रिटर्न आएगा। सोशल कैपिटल है, नेटवर्क्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। ये जो है पूरा कैपिटल्स का ही टाइप है। पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, है ना? पूरा बैचेज़ का यहीं पे कवर कर रहे हैं। चीज़ देख लेना। क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट लिखे हैं ना, पूरे यूपीएससी लेवल के कंटेंट को टच करते हुए चल रहे हैं। ये चीज़ तो यहाँ से श्योर है। फिर नेक्स्ट जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इसको बोलते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो कोई भी अगर मेरे को कार बनाना है तो कार का डेवलप करने के लिए फैक्ट्री तो चाहिए, फैक्ट्री को रन भी करना है। तो उस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग जो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। कार को बनाओगे तो उसके लिए फैक्ट्री चाहिए। इसी को हम लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेज ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ये जो है रिस्क लेते हैं, उसी के साथ इनोवेशन लेते हैं, क्योंकि भाई कार डेवलपमेंट करोगे, कार यहाँ पे जो है बना रहे हो, अब वो सेल होगा कि नहीं होगा, ये भी एक टेंशन अलग से रहता है। ठीक है? तो एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है और इसमें रिवार्ड हमें प्रॉफिट के मामले में देखने को मिलता है। ठीक है? अब कई तरीके से जो है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। कोई प्लानिंग वाले हैं, है ना? ऑर्गेनाइजिंग वाले एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग हो गया, इनोवेशन है, रिस्क बेयरिंग हो गया। तो ये भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है एंटरप्रेन्योर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, समझ आ गया? लेबर हो गया, है ना? पूरा लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। पूरा जितना भी 4 यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके थ्रू जो है एक पर्टिकुलर फिनिश्ड गुड को यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या-क्या ज़रूरत होते हैं, हर एक चीज़ को डिटेल के साथ हम लोगों ने कवर कर लिए। इतना ठीक है? चलो, अब यहाँ से हम लोग ये कवर करते हैं कि जो मेन हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम कैसे हुआ, किस तरीके से जीडीपी का यूज़ करना स्टार्ट किए और हिस्ट्री में पहले किस तरीके से नेशनल इनकम को यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। नेशनल इनकम का मतलब वही होता है कि जो कंट्री है, कंट्री में किस तरीके से फाइनल गुड्स बन रहे हैं, कितना ये कंट्री का इनकम हुआ, उसी को नेशनल इनकम बोल रहे हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। तो सबसे पहले हिस्ट्री का अगर बात करोगे, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे ही इंडिया या फिर इंडिपेंडेंस के समय या फिर उसका थोड़ा पहले अगर जाओगे, तो इंडिविजुअल लेवल में जो है ट्राई करते थे कि नेशनल इनकम कितना हो सकता है, कितना होते थे। तो सबसे पहले जो है इंडिया में प्राइवेट लेवल में एक इंडिविजुअल है उसके द्वारा ट्राई किए गए। वो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ट्राई किए गए, तो उसके बाद फिर एक कमिटी का फॉर्मेशन हुआ। फिर सोचे कि प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो उसी के साथ कमिटी बना देते हैं, तो कमिटी के साथ हुआ। कमिटी के बाद जो है ऑफ़िशियल ऑर्गनाइज़ेशन, ऑफ़िशियल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे हमें एस्टेब्लिश होते हुए दिखाई देंगे।
फिर जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद इसका प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बन गया, उसका प्रॉपर हेडक्वार्टर बन गया, जहाँ से नेशनल इनकम को कैसे जो है डिफाइन करना है, कैसे क्वांटिफाई करना है, इन सब चीज़ के बारे में पता चलना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो है प्री इंडिपेंडेंस के पहले जो है पहला अटेम्प्ट किए गए थे 1868 में बाय दी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और उन्होंने अपने बुक जो है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का बुक है। इसमें जो है कैसे अटेम्प्ट किए थे, क्या वुमेन्स का पर कैपिटा इनकम रहा है, इंडिया में जो है पर्सन्स का कितना पर कैपिटा इनकम रहा है, इस सब चीज़ के बारे में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए गए थे, है ना? पहले बार अटेम्प्ट किए गए थे और मेथड इन्होंने यूज़ किए गए थे वो है पर कैपिटा इनकम के बेसिस। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि पॉपुलेशन है पूरा इंडिया का। तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में जो एक पर्सन है, एक पर्सन एक साल में, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में कितना अर्न कर रहा है, कितना अर्न कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पे पर कैपिटा बेसिस बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है। लेकिन उस समय तो इसी के अकॉर्डिंग किए गए थे, लेकिन उसके पास जो है डाटा बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। क्यों लिमिटेड थे? तो प्राइवेट एंटिटी है, अब प्राइवेट एंटिटी के पास कितना ही डाटा होगा, तो सोचो। लेकिन फिर भी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा एस्टिमेट किए गए थे और पर कैपिटा इनकम बताए गए थे 20 रुपीज़। ठीक है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताए गए थे कि जो है ओवर अ पीरियड टाइम जो है या फिर एक साल में 20 रुपीज़ यहाँ पे अर्न किए जाते हैं, पर कैपिटा इनकम का बात करूँ, ठीक है? एक साल में बस 20 रुपए कमाएँ, ऐसा नहीं सोचना। और पूरे जो नेशनल का इनकम, मतलब पूरे कंट्री में कितना यहाँ पे इनकम किए, अर्न किए इंडिया, तो जो है एस्टिमेट किए गए थे 340 करोड़, ना 340 करोड़, ये जो है प्रोजेक्ट किए गए थे, प्रोजेक्शंस किए गए थे। ठीक है? अब इसके बाद जो है सेकंड आते हैं। सेकंड जो है 1931-32 में वीके.आर.वी. राव के द्वारा यहाँ पे अटेम्प्ट किए गए थे। ये भी प्राइवेट इंडिविजुअल ही थे और इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए थे वो है प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने यूज़ किए थे। ठीक है? मोर एक्यूरेट और साइंटिफिक एस्टिमेशन इसके द्वारा किए जाते हैं और इसी वजह है कि फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल इनकम स्टडीज़ इसको कंसीडर किए जाते हैं। उसी के साथ जो है हाइलाइट किए हैं अनएडिक्वेट ऑफिसर्स डाटा को, मिसिंग सेक्टर्स को पूरा हाइलाइट किए हैं इसी के द्वारा। ठीक है? और जो है पर कैपिटा इनकम के बेसिस में इन्होंने बताया कि इंडिया का जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो 62 रुपीज़ है। जो है वीके.आर.वी. राव के द्वारा इसको बताए थे। ठीक है? अब ये तो रहा प्री जो है इंडिपेंडेंस के पहले। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए और जहाँ से ये पता लगाना स्टार्ट किए कि इंडिया का जो है पर कैपिटा इनकम कितना है, उसी के साथ जो है इनकम कितना है, उसी के साथ जो इंडिया का जो है वो टोटल जीडीपी किस तरीके का रहा है। इस सब चीज़ के बारे में एक कमिटी, एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे, वो हैं 1949 में नेशनल इनकम कमिटी, जिसमें से पीसी महानोबिस रहे जो कि चेयरपर्सन रहे, फिर वीके.आर.वी. राव हैं, फिर डी.आर. गडगिल रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, क्लियर था कि किस तरीके से हम लोग जो है नेशनल इनकम को साइंटिफिक वे में, ठीक है, जनरेट कर सकते हैं, एक फैक्चुअल या फिर साइंटिफिक मैनर में कितना पर कैपिटा इनकम है, कितना नेशनल इनकम रहा है, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिकल स्टैंडर्ड है उसको यूनिफॉर्म करना, ये जो है मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है। 1949 में इसके द्वारा कमिटी इस्टेब्लिश किए गए थे। उसके बाद जो है सेकेंड, अब डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस आ गए। ये तो जस्ट कमिटी रहा, ठीक है? कमिटी मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जो है प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कमिटी सेटअप किए जाते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कमिटी सेटअप किए गए। लेकिन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है परमानेंट जो है उस काम को करने के लिए सेटअप किए गए हैं। जैसे कि नेशनल इनकम को अकाउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस ये परमानेंट जो है सेटअप किए गए हैं। समझ रहे हो? तो इसका काम जो है 1951 में सेटअप किए गए थे। इसका टास्क वही है कि नेशनल इनकम को अकाउंटिंग करना, जीडीपी को कैलकुलेट करना, प्लस इनपुट, आउटपुट जो है पूरे टेबल को प्रिपेयर करना, इसका मेन एम था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। समझ आ गया? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे जो है एस्टेब्लिश किए गए थे। फिर क्या हुआ कि जो है 19 या फिर 2019 में
ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एसएसओ है ना? जो एनएसएसओ हैं, इसको मर्ज करके एनएसओ बना दिए हैं, जो कि है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और एट प्रेज़ेंट अगर देखोगे, तो अकाउंट करने का काम जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ही किए जाते हैं और प्रेज़ेंट में यही है। ठीक है, इतना समझ आ गया। देखो, पहले क्या करते थे, जस्ट साइंटिफिक मैनर में एक्यूरेट कर रहे हैं, तो उतना भी जो है मोर प्रिसाइज़ली नहीं आ पाता था। क्यों नहीं आ पाता था? क्योंकि जो है डाटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, ठीक है? और डाटा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसी के चलते क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांज़िशन हमें देखने को मिला। ट्रांज़िशंस कैसे? कि अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं जीडीपी का, और जीडीपी के साथ मार्केट प्राइस हो गया और फैक्टर प्राइस, ये दोनों चीज़ को हम लोग अलाइन करके पूरा मेज़रमेंट करने वाले हैं। समझ आ गया? ये जो रहा टोटल हिस्ट्री की किस तरीके से जो है नेशनल इनकम या फिर जीडीपी का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, उसी के साथ कैसा जो है मॉडर्न और एक्यूरेट तरीके से नेशनल इनकम को यहाँ पे अकाउंटिंग की, ठीक है? ठीक। देखो, यहाँ यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब कंप्लीट करने के बाद ये समझो कि कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, कम हैं, क्योंकि जब हम लोग नेशनल इनकम जैसे कि जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, इन सब चीज़ को पढ़ेंगे तो कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले से समझ लो, ताकि आगे पढ़ोगे तो दिक्कत ना हो। उसमें जो है एक चीज़ कॉन्सेप्ट आता है, वो है डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। जैसे कि जीडीपी का जो है डेफिनेशन क्या होता है, कि जो है जितना भी फाइनल गुड्स हैं, वो पूरा विदिन अ टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुए हो, उसको हम लोग जो है जीडीपी बोलते हैं। तो एक्चुअली जो है ये डोमेस्टिक है क्या? डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? ठीक है? तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? इसको अब हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो इकोनॉमिक या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी एक जियोग्राफिकल एरिया है अंडर द इफेक्टिव इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी और रिकॉर्डेड फॉर जीडीपी। कि एक जो है टेरिटोरियल है। अब इस टेरिटोरियल में जितना भी जो है मास प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी इकोनॉमिक से रिलेटेड एक्टिविटी हो रहा है, उसको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए और इसके अंदर जितना भी एक्टिविटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है? अब क्या-क्या चीज़ इसमें इंक्लूड होता है, उसको ध्यान दो। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ इंक्लूड होता है? चलो यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। हुँ, सबसे पहले यहाँ पे जो कवर होता है, वो है जियोग्राफिकल लैंड विदिन अ पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है? जैसे कि इंडिया का ये लोकेशन है। अब इंडिया में जो है, इस इंडिया में जितना भी जो है बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, वो डोमेस्टिक के अंदर आएँगे। उसी के साथ जो है टेरिटोरियल वाटर भी इंडिया के अंदर ही आएँगे। क्लियर है? देखो, ओशन है, वा जो है इंडिया बॉर्डर शेयर करता है ओशन के साथ। तो जो 12 नॉटिकल का ओशन है, वहाँ पे जितना भी फिशरीज़ सेक्टर है, फिशरीज़ से जो है जितना भी इनकम आ रहा है, वो भी जीडीपी में कैलकुलेट किए जाएँगे। तो ये भी पार्ट आता है इंडिया का, ध्यान देना। उसी के साथ जो है, अगर कोई एरोप्लेन है और जो एरोप्लेन है, अगर इंडिया के टेरिटरी के ऊपर से अगर उड़ रहे हैं या फिर फ्लाई कर रहे हैं, तो वो भी जो है जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएँगे। फिर इंडियन शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं ऑपरेटिंग विदिन कंट्री, ठीक है? बिटवीन कंट्री के बीच ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी जो है जीडीपी में कैलकुलेट किए जाएँगे, मतलब डोमेस्टिक में ही कंसीडर किए जाएँगे। उसी के साथ कोई इंडियन एम्बेसीज़ हैं, है ना? एम्बेसीज़ हैं, कंसल्टेंट अब्रॉड, वो भी जो है यहाँ पे ही कंसीडर किए जाएँगे। साथ में मिलिटेंट या फिर मिलिट्री जो बेसिस होते हैं ना, आउटसाइड इंडिया में हैं, ध्यान देना। मिलिट्री जो बेसेस हैं, ये आउटसाइड इंडिया में हैं, वो भी इसी के अंडर आएँगे। प्लस उसी के साथ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए विदिन इंडिया, वो भी जो हैं डोमेस्टिक के अंडर आएँगे, इस चीज़ को ध्यान दो। लेकिन क्या-क्या इंक्लूड नहीं होता, ये और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर फॉरेन एम्बेसीज हो गया, फिर कंसल्टेंट हो गया लोकेटेड इन इंडिया, ये जो है यहाँ पे जो डोमेस्टिक हैं, इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते। फिर फॉरेन मिलिट्री बेसेस हो गया, जो लोकेटेड है इंडिया में, इसको जो है कवर नहीं करते। ध्यान देना, ये वर्ड जो है इसमें भी लिखा है। देखो, मिलिट्री बेसेस आउटसाइड इंडिया, ध्यान देना आउटसाइड इंडिया में है, वो जो है डोमेस्टिक के अंदर आएँगे। लेकिन अगर फॉरेन मिलिट्री है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, वो जो है डोमेस्टिक के अंदर हम लोग कवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कवर करेंगे? क्योंकि वो तो इंडिया का नहीं है ना, ये तो फॉरेन मिलिट्री है। फॉरेन मिलिट्री इंडिया के जीडीपी में थोड़ी ना योगदान देंगे। इसलिए जो है फॉरेन मिलिट्री इंडिया के जीडीपी में योगदान नहीं देते, तो जो है डोमेस्टिक के अंदर भी हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं।
उसी के साथ इंडियन वर्कर्स हो गए टेम्पररी जो है अब्रॉड में रह रहे हैं, है ना, लेस देन 1 ईयर, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करते डोमेस्टिक के अंदर। उसी के साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया के द्वारा कंट्रोल नहीं है, उसको भी जो है हम लोग डोमेस्टिक के अंदर कंसीडर नहीं करते। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है दिल्ली में। अब यूनाइटेड नेशन एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है या फिर उसका ऑफिसेज़ हैं दिल्ली में है। लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिया का तो पार्ट नहीं है। ठीक है? इंडिया के टेरिटरी में है लेकिन एक्चुअली इंडिया के जीडीपी में योगदान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग जो है इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान देना इस चीज़ को। और एक टर्म आता है जो कि है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक तो इंडिया का जितना भी रेसिडेंट है तो रहने वाले हैं। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई फॉरेन पर्सन हो गया, ठीक है? कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर कोई पर्सन हो गया जो कि इंडिया में 1 साल से अधिक रह रहे हो और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जितना अपना पैसा जैसे कि खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कर रहे हैं, ठीक है? तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। या फिर कोई पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इंडिया में, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक तो जो कंट्री के जो नॉर्मल पीपल हैं, जो सिटीज़न्स हैं, तो रहने ही रहने वाले हैं। अगर कोई फॉरेन पर्सन्स आ गया या फिर कोई ऑर्गेनाइज़ेशंस आ गए, वो 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और उसका जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है 1 साल से ज़्यादा रह रहा है मतलब इंडिया में अपना भागीदारी जो दे रहे हैं, इंडिया के जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, उसको यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ आ गया इस चीज़ को? नॉट बेस्ड, हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अगर कोई सिटीज़न है उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो तो सिटीज़न ही हैं इंडिया के। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी ना है। नेशनैलिटी या फिर लीगल स्टेटस के बेस में हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। कौन-कौन जो है नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं? इंडियन सिटीज़न लिविंग इन इंडिया, ये तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? फॉरेनर सिटीज़न या फिर फॉरेनर जो कि इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, तो जो है यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंस कहलाते हैं। फिर इंडियन अगर कोई कंपनीज़ हैं ऑपरेटिंग इन इंडिया, वो तो कहलाएँगे ही कहलाएँगे क्योंकि इंडिया का ओरिजिनेट है, इंडिया का फैक्ट्री है, इंडिया में डाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एम्बेसीज़ हो गया, कंसल्टेंट हो गया जो कि अब्रॉड के हैं, ठीक है? वो जो है इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। फिर इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड, ये भी नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर क्रू ऑफ इंडियन शिप हो गया, एयरलाइन हो गया, ये भी जो है नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर आते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयी इन इंडिया जो कि 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, ये भी जो है नॉर्मल रेसिडेंट के अंडर आते हैं। लेकिन कौन-कौन इंक्लूडेड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, अब खुद सोचो कोई फॉरेन टूरिस्ट हैं इंडिया में आए हैं। तो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में रहने के लिए थोड़ी ना आए हैं। रहने के लिए नहीं आए हो, जस्ट टूरिस्ट एज़ अ टूरिस्ट के तौर पे आए हैं, है ना? टूरिस्ट या फिर घूमने के तौर पे आए तो घूमेंगे और चले जाएँगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट में कैटेगरी में नहीं डालते हैं। फिर फॉरेन डिप्लोमेट हो गया इंडिया में, ये भी जो है नहीं आते। फिर इंडियन डिप्लोमेट पोस्टेड अब्रॉड, इसको भी हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करते। फिर एनआरआई वर्किंग अब्रॉड, ये भी जो है नॉर्मल रेसिडेंट नहीं आते। फिर फॉरेन कंपनीज़ हो गया जो कि इंडिया का है ना? फॉरेन कंपनीज़ इन इंडिया, ये भी जो है नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं आते। थोड़ा यहाँ पे लॉजिकली ध्यान से सोचना है इसके बारे में। बाकी जो है पूरा क्लू दिया हूँ मैं। रीज़न भी यहाँ पे लिखा गया है, आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है? कई बार क्या है कि जब भी हम लोग जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो फ्रीक्वेंटली एक चीज़ माइंड में आता है और रीडिंग करते हैं तब भी आता है कि कई जगह लिखा होता है जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है? जीडीपी एमपी, ठीक है? एमपी इस तरीके से लिखता है, फिर जीडीपी हो गया, फिर एफसी इस तरीके से लिखता है। एक्चुअली जो है जीडीपी एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? ये जो है नेशनल इनकम को मेज़र करने का ही तरीका है एक्चुअली। ध्यान से हम लोग कवर करेंगे, कि जो मार्केट प्राइस और जो फैक्टर कॉस्ट है ना, ये कुछ नहीं है, ये नेशनल इनकम को मेज़र करने का एक तरीका है। देखो, क्या होता है फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है, अब ये कंपनी से जैसे ही कार आया, कार बन के पूरा रेडी हुआ, तो जो फैक्ट्री में जितना इनपुट लगा, जितने में कार बना है एक्चुअल में,
और उस कार को बनाने में एक्चुअली जितना भी खर्चा आया है फैक्ट्री की तरफ से, उसको हम लोग यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर का मतलब होता है इनिशियली जो है पूरे कार को जो है खर्च करने में या फिर कार को बनाने में जितना खर्चा आया उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर है, कैपिटल और इंटरप्राइज, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है? और इसी के जस्ट एक और होता है वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी जो है देखो फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री इन्होंने जस्ट कार बनाया। अब जस्ट ही कार बनाया तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कौन-सा फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जैसे अब कार जो है ये मार्केट में आया, अब ये जो है मार्केट में आएगा मतलब इसमें क्या-क्या लगने वाला है, टैक्सेस लग जाएँगे गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्सेस के साथ अगर कुछ सब्सिडी हैं या फिर कुछ जीएसटी, एक्साइज़ ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सब चीज़ जो है इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएँगे। प्लस जो सब्सिडी है माइनस हो जाएँगे, तो जो प्राइस रहेगा, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट में आने के बाद जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं, कस्टम ड्यूटी लग रहे हैं, बस जो है सब्सिडी को माइनस कर दो, ये हो जाएगा क्या? मार्केट प्राइस। समझ रहे हो क्या? तो इसी जो है यही फ़ॉर्मूला है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस का। मार्केट प्राइस का अगर फ़ॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में। फैक्टर कॉस्ट किसको बोलोगे? एक मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट निकालोगे, तो मार्केट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा इसमें। मार्केट प्राइस हो गया माइनस करोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, क्योंकि भाई मार्केट प्राइस में गया और उसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ा हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स जो है इसको माइनस करोगे तभी तो हमें जो एक्चुअल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ है ना? उस कार को बनाने में जितना पैसा लगा वही तो पता चलेगा। उसके साथ जो है सब्सिडी को उसको जोड़ दो, ये हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस का चाहिए तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दो, फिर सब्सिडी को माइनस कर दो, तो यहाँ से हमें जो है मार्केट प्राइस निकल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। समझ आ गई ये चीज़ फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यू होता है, ठीक है? अगर क्लियरली अगर थोड़ा ब्रीफली ओवरव्यू लोगे इस चीज़ का, तो फैक्टर कॉस्ट मतलब समझ गए जो कि फैक्ट्री में बन रहे हैं। फिर मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में हम लोग पैसा अगर कोई चीज़ को खरीद रहे हैं, अगर कार खरीद रहे हैं तो एक्चुअली हम लोग जो उसको पैसा दे रहे हैं, उसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट में जो है रेंट इंक्लूड होते हैं, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट ये सब चीज़ इंक्लूड होता है। लेकिन मार्केट प्राइस में हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने को मिलता है। ठीक है? तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड होते हैं, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया फैक्टर कॉस्ट मतलब जो कार जो है इनिशियली बना है, उसको बोल रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा? वो तो जुड़ेंगे ही नहीं पहली बात, ठीक है? फिर सब्सिडीज़ जो हैं एडेड होते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को और जो है इनकम को अगर डिफाइन करना है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इनिशियली इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको जानना है तो जीडीपी के साथ या फिर नेशनल इनकम के साथ हम लोग फैक्टर कॉस्ट लिखते हैं। लेकिन अगर मार्केट प्राइस में जानना है जीडीपी कितना है तो उसके साथ हम लोग या फिर नेशनल इनकम के साथ हम लोग एमपी लिखते हैं जो कि मार्केट प्राइस को बताता है। समझ आ गया? ये टर्म को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे कि ये कार हुआ। अब ये कार को हम लोग खरीदे, अब कार को खरीदे तो कार को खरीदने के बाद 1 साल गया, 2 साल, 3 साल ऐसे मान लो 10 साल बीत गए। अब 10 साल बीत गए तो इसमें जो है कुछ यहाँ पे इंजन का काम आएगा, है ना? कुछ और जो है कहीं काम आएँगे, कार कई बार खराब होंगे। तो इस तरीके से जितना भी हमें जो वियर और टियर हो रहा है ना, खराब होते जा रहे हैं तो उसमें जितना भी मनी लग रहा है, तो जो खराब हो रहा है उसी को हम लोग इकोनॉमिक के टर्म में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिर इस बात इतना याद रखना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कि देखो इनिशियली हम लोगों ने इस कार को सपोज़ करो 25 में लिए हैं, ठीक है? मान लो इस कार को हम लोगों ने ठीक है, एक और अच्छे से एग्ज़ाम्पल देते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। अगर सपोज़ कर इस कार को हम लोगों ने ₹100 में खरीदे। अब इस कार को ₹100 में खरीदे हो लेकिन 10 साल बाद इस कार को अगर सेल करोगे तो बताओ ₹100 में सेल करोगे क्या? नहीं करोगे, ठीक है? तो इस कार को हम लोग कितने में सेल कर सकते हैं? मान लो ₹50 में सेल कर रहे हैं। तो ₹50 का यहाँ पे माइनस क्यों हुआ? और यही जो ₹50 का यहाँ पे माइनस हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। ठीक है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, टाइम एंड द ऑब्सोलेंस, इसी को हम लोग और नाम से जानते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इस नाम से भी हम लोग डेप्रिसिएशन को जानते हैं।
कार को अगर पहले लोगे, है ना, ₹100 में लिए हो तो 10 साल बाद उसको ₹100 में बेच नहीं सकते। इसमें क्योंकि बहुत सारा इंजन का काम है या फिर कार जो है पुराना भी हो जाएँगे, तो जो वियर और टियर हो रहे हैं, है ना? अकॉर्डिंग टू टाइम उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। अदर नेम से भी जाने जाते हैं इसको, कंज़प्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंज़प्शन अलाउंसेस। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो वियर और टियर हो रहे हैं या फिर डेप्रिसिएशन हो रहे हैं, सबसे पहली बात लैंड को अफ़ेक्ट नहीं करेगा, है ना? इन्वेंटरी जो किए हैं या फिर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसको यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करने वाले। जैसे अब देखो ये कार को ₹100 में लिए हो, ठीक है? अब ₹100 में लिए हो इस कार को, ₹100 तो फैक्ट्री को दे दिए, है ना? ₹100 फैक्ट्री को दे दिए तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? ठीक है, 10 साल बाद यही जो कार का प्राइस है ₹50 है ना? मान लो ₹50 में बेच रहे हो, तब ये थोड़ी ना बोलोगे कि हम इस कार को ₹50 बेच रहे हैं, ₹50 का लॉस हो रहा है, तो कंपनी ₹50 देंगी। ऐसा तो नहीं बोलोगे, है ना? जब कार लिए हो तो ऑलरेडी ₹100 पेड कर चुके हो, तो इसमें फाइनेंशियल एसेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है डेप्रिसिएशंस के बाद भी। ना लैंड में दिक्कत होगा, ना ही इन्वेंटरी में यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। ये होता है डेप्रिसिएशन का एक्चुअली मीनिंग। क्या समझ आई ये चीज़? चलो। और अगला कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करते हैं वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी जो है फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जो है इंडिया है। क्लियर? ध्यान देना, अच्छे से समझना। ये इंडिया है। अब इंडिया में 1 सेकंड। देखो, ये मान लो इंडिया है और एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सपोज़ करो ये यूएसए का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? अब देखो इंडिया में जितना मनी, इंडिया का मनी यूएसए में गया और यूएसए से जितना मनी जो है इंडिया में आया, उसको कैलकुलेट करने के बाद जो माइनस करोगे इसमें जो मनी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये बोलोगे कि मनी ऐसा आएगा और जाएगा कैसे? देखो इंडिया का बहुत सारे पीपल जो है यूएसए में रहते हैं। इसको हम लोग डिप्लोमेट बोलते हैं या फिर एम्बेसी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो इंडिया के बहुत सारे पीपल हैं या फिर स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यूएसए में जा रहे हैं या फिर कोई जॉब करने के लिए जा रहे हैं। तो यूएसए में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो अपना जो मनी आएगा, अर्न करेंगे, उसको इंडिया वापस भेजेंगे, घर में भेजेंगे, तो इंडिया में मनी आ गया। क्लियर? सेम जो है यूएसए का अगर कोई जॉब करने इंडिया में आए हैं, अब इंडिया में जो मनी अर्न करेंगे वो डायरेक्टली कहाँ सेंड करेंगे? यूएसए में सेंड करेंगे। तो दोनों को कंट्री के बीच इस तरीके से जो मनी का एक्सचेंज हो रहा है और इन दोनों को मनी को माइनस कर देते हो तो जो मनी निकलता है, जैसे कि इंडिया ने यूएसए को ₹100 सेंड किए, है ना? ठीक है? इंडिया ने यूएसए को ₹100 सेंड किए और यूएसए के द्वारा इंडिया को सपोज़ करो ₹50 सेंड किए। तो 100 और 50 में यहाँ पे माइनस कर दो तो नेट जो इनकम रहा, नेट फैक्टर इनकम रहा फ्रॉम अब्रॉड से वो ₹50 रहा। अब चीज़ समझ आया? इसी को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका जो है फ़ॉर्मूला भी यही लिख सकते हो, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। नेट का मतलब ही यही होता है कि हर चीज़ को यहाँ पे हटा दो, चाहे टैक्सेस लग गया, सब्सिडी लग गया, इन सब चीज़ को यहाँ पे हटाओ और प्रॉपर्ली इन हैंड कितना पैसा आया उसको बताने के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, वो है नेट का यूज़। ठीक है, समझ आ गया? चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो वो है कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है कि सपोज़ करो मेरे को बनाना है ब्रेड, ठीक? या फिर एक काम करते हैं, चलो कार का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसी का ले रहे हैं बार-बार तो। मेरे को कार बनाना है, अब कार बनाओगे तो इसमें टायर का खर्चा जुड़ेगा। टायर के बाद उसका जितना भी जो वायरिंग है, उसका खर्चा आएगा, तो वायरिंग का मनी यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। वायरिंग के साथ और जितना भी उसका स्टील का इक्विपमेंट हो गया, इस हर इक्विपमेंट को जोड़ने के बाद एक कार का यहाँ पे निर्माण होता है, एक कार यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो जितना भी हम लोग इसमें मनी यूज़ कर रहे हैं, एक कार को या फिर एक पार्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए जितना भी हम लोग पैसा यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। समझे? द कैपिटल आउटपुट रेशियो मेजर हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। है ना? अगर मैं ब्रेड बना रहा हूँ तो ब्रेड बनाने में कितना रुपए मेरे को असल में लगा, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका जो है ये जो फॉर्मूला इस तरीके से होता है, कैपिटल स्टॉक अपॉन में आउटपुट। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। सपोज करो मैं दुकानदार हूँ, ठीक है? अब मैं बना रहा हूँ ब्रेड, ठीक है?
मैं दुकानदार हूँ और मैं बना रहा हूँ ब्रेड, अगर इस ब्रेड को बनाने में अगर मेरे को जितना से कम खर्च लगेगा, उतना ज़्यादा मनी में मैं इसको सेंड कर पाऊँगा। अगर ब्रेड को बनाने में मेरे को ₹1 का खर्चा आया, तो इसको मैं सिंपली ₹5 में, ₹2 में ऐसा मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन खुद सोचो कि अगर ब्रेड को ही बनाने में मेरे को पूरा जो नॉर्मल प्राइस है ₹5 का खर्चा आ गया, तो उसको मैं ₹10 में सेल करूँगा, होगा क्या? नहीं लेने वाले हैं, है ना? सेल नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, ठीक है? जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसीलिए जब हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हाई कैपिटल कॉस्ट रेशियो या फिर आउटपुट रेशियो क्या होता है कि मोर कैपिटल इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस। अगर वही ब्रेड को अगर ज़्यादा पैसे से अगर बना रहे हो, तो उसको और ज़्यादा पैसे से खरीदोगे, तो जो है उसका एफिशिएंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है? है ना? ₹5 में बना रहे हो, उसको ₹10 में बेच रहे हो, तो एफिशिएंट कम हो जाएँगे। अगर वही प्लेस में दूसरा पर्सन है जो कि उस ब्रेड को ₹1 में बना रहा है और उसको ₹5 में सेल कर रहे हैं, तो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। इसका जो सामान है बहुत जल्दी से बिकने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट होता है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का, जिसमें से हमें उस प्रोडक्ट को ब्रेड को बनाने में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो बनते हैं। तो ये जो है इकोनॉमी वहाँ से एफिशिएंट उतना ज़्यादा नहीं होंगे, उतना ज़्यादा उसका जो प्रोडक्ट है या फिर ब्रेड है सेल नहीं होंगे। लेकिन लो कैपिटल आउटपुट रेशियो में क्या होता है, ब्रेड को बनाने में जो है ₹1 का खर्चा हुआ, लेकिन उसको हम लोग जो है ₹5 में सेल कर रहे हैं, ₹2 में सेल कर रहे हैं, मतलब इसका जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ना? कैपिटल यहाँ पे मोर प्रोडक्टिव है। ये जो है इसका इम्प्लीकेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो का। ठीक, समझ आ गए? ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा से कवर करोगे। अब हम लोग बार-बार जो है गुड्स का ही बात कर रहे हैं, है ना? कार बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं। एक्चुअली गुड्स के कितने टाइप होते हैं इकोनॉमिक्स के भाषा में, ये हमें कवर करना है यहाँ पे। इस तरीके से जो है गुड्स को क्लासिफ़ाई किए जाते हैं। अब देखो इकोनॉमिक्स में जितने भी गुड्स का क्लासिफ़िकेशन देखोगे, वो होता है कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हुआ है, और उस प्रोडक्शन में उसका क्या रोल रहा है। यही जो है मेन इसका एरिया है, कोर है, जिसके थ्रू हम लोग गुड्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। उसी में जो है कंज़्यूमर गुड्स जो है पहला नंबर का है। कंज़्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि फाइनल गुड्स बन चुके हैं, अब उसको हम लोग जो ह्यूमन हैं, वो डायरेक्टली कंज़्यूम करने वाले हैं। इंसान जो है डायरेक्टली कंज़्यूम करने वाले हैं। इसको हम लोग कंज़्यूमर गुड बोलते हैं। कंज़्यूमर गुड भी यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि कोई भी हम लोग गुड्स लिए, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, गुड्स का मतलब जस्ट सामान नहीं है। इसका मतलब सर्विसेज़ भी आता है, इंक्लूडेड रहते हैं। ना गुड्स मतलब जितना भी, अगर कार भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। क्या अगर ब्रेड भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको भी हम लोग गुड्स बोलेंगे इकोनॉमिक्स के टर्म में, ठीक है? तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग चले, है ना? बहुत लंबे समय तक चले, उसको बार-बार यूज़ कर पाओ, जैसे कि कार हो गया, टीवी है, फर्नीचर है। इसको हम लोग जो है कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे, ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। एक कैटेगरी होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि हम लोग कंज़्यूम जो है क्विकली करते हैं। जैसे कि ब्रेड है, मिल्क है, इसे जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते, और ना ही हम लोग इसको रिपिटेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। फिर एक आता है सर्विसेज़ जो कि इंटेंजिबल गुड्स हैं। इंटेंजिबल जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, इसको इंटेंजिबल बोलते हैं। जैसे कि हेयर कट है, टीचिंग है, ये जो है एक्चुअली सर्विसेज़ का पार्ट है, ठीक है? अब हेयर कट करते हैं तो टच करते, ऐसा करके थोड़ा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? सर्विसेज़ का मतलब होता है इंटेंजिबल, जितना भी गुड्स होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कंज़्यूमर गुड के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि कोई भी मैं चीज़ ले रहा हूँ, कोई भी गुड्स मैं ले रहा हूँ, लेकिन उस गुड्स के बदले मेरे को रिटर्न आना चाहिए, ठीक है? अगर जहाँ पे कोई भी गुड्स के बदले मेरे को रिटर्न मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। समझ आ रहा है? जैसे कि मैं कोई मशीन लिया हूँ, अब मशीन लूँगा, वहाँ से मेरे को रिटर्न आएगा। अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पे बिल्डिंग जनरेट कर रहा हूँ या फिर बिल्डिंग बना रहा हूँ, अब बिल्डिंग को मैं जो है रेंट में दे दिया, तो वहाँ से मेरे को जो है मनी रिसीव हो रहा है। कैपिटल गुड्स का सिंपल मीनिंग वही है कि मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए, उसको हम लोग जो है कैपिटल गुड्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप का आता है, वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि ये जो है कार बना, अब कार तो हम लोग जो है पूरा लास्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, सब हर चीज़ यहाँ पे बन जाते हैं। अब कार को बनाने में जितना भी पार्ट्स लगे, जितना भी प्रोसेसेस लगा, है ना? उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स।
क्लियर है? गुड्स आर इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन, ये कार को बनाने में जितने भी टायर लगे, वायरिंग लगे, है ना? हेडलाइट्स लगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स लगे, जितना भी पार्ट यूज़ कर रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। और याद रखना जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जीटीबी में कैलकुलेट नहीं होते, ठीक है? सपोज़ करो यहाँ पे मैं कार बना रहा हूँ, अब कार बनाया तो कार बनाने में इसका जो इंटरमीडिएट गुड का मेरे को कॉस्ट पड़ा मान लो ₹50, ठीक है? अब पूरा कार बन गया, अब इस कार को मैं है चाह रहा हूँ कि ₹100 में सेल करूँ। अब बोलोगे कि ये ₹50 पहले से जोड़ो, प्लस उसके बाद 100 जोड़ो, ये कितना हो गया 150 हो गया। अब 150 में इस कार को सेल करूँगा। तो एक चीज़ याद रखना कि जो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं ये 100 वाले गुड्स में तो ऑलरेडी ऐड हैं। ये जो ₹50 हैं, ये ₹50 ₹100 में ऑलरेडी एडेड हैं। कार का जो है प्राइस बना, कार का जो है ₹100 डिफाइन किए हो, तो जितना भी पार्ट्स लगा उसका भी तो वहाँ पे मनी को ऐड किए हो। ऑलरेडी ₹100 में जो है ऐड हैं ये ₹50 तो अलग से क्यों ऐड करोगे, ठीक है? वही चीज़ बोले हैं कि जीडीपी में जो है इंक्लूड नहीं करते। जीडीपी का डेफिनेशन वही होता है ऑल फिनिश्ड गुड या फिर ऑल फाइनल गुड। और फाइनल गुड मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को कंज्यूमर डायरेक्टली कंज़्यूम करने वाले हैं। कार का जो है पूरा प्रोडक्शन हो गया है, पूरा प्रोड्यूस हो गया है, उसके बाद जब हम लोग चलाएँगे, तो वो कहलाने वाले कार जो है वो फाइनल गुड्स कहलाएँगे, ठीक है? इंटरमीडिएट गुड्स भी कवर हो गया। उसके बाद आता है लास्ट में फाइनल गुड्स। अब ये तो क्लियर ही हो गया होगा। फाइनल गुड्स का सिंपल मतलब वही होता है, कि डायरेक्टली हम जो है अब कंज़्यूम करने वाले हैं। क्लियर? समझ आया? और यहाँ से जो है जीडीपी में जुड़ता है ना, ध्यान रखना। फाइनल गुड्स का जितना भी गुड्स हैं, वो पूरा जीडीपी में ऐड होते हैं। ठीक? चलो। अब 2 यहाँ पे मोस्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है फ्लोज़ का और एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक्स का। स्टॉक्स का मतलब सबको पता है ना? फैक्ट्री से अगर रिलेटेड है, जुड़े हो तो। स्टॉक का बेसिक मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी को मेज़र करना। पहले बात तो दोनों जो हैं, दोनों यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, ये मेज़रिंग करते हैं, है ना? क्वांटिटी को ही मेज़र करते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम में जो है, कितना स्टॉक है, उसको मेज़र करेंगे। जैसे सपोज़ करो कि पूरे साल में 365 दिन हैं। अब 365 दिन में मान लो मेरे को लगा कि बताओ कि 10 नवंबर में कितना स्टॉक है? आज मान लो 10 नवंबर है, तो 10 नवंबर में कितना स्टॉक है? या फिर कितना स्टॉक का जो है क्वांटिटी में गुड्स हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। लेकिन फ्लो का मतलब क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम, जनरली हम लोग ईयर ही कंसीडर करते हैं, लेकिन मंथ भी बोल सकते हो कि एक पीरियड में, एक ईयर में या फिर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में उसमें कितना क्वांटिटी है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग फ्लो का यूज़ करते हैं। चीज़ समझ आया? और कुछ डिफरेंट देख लो, स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग मेज़र कर रहे हैं, लेकिन फ्लो का मतलब होता है ओवर अ टाइम में हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो 1 दिन का यूज़ करोगे मतलब ये स्टैटिक रहने वाले हैं, क्योंकि कोई पॉइंट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ओवर अ टाइम, अब ओवर अ टाइम में देखो 10 नवंबर में हो सके तो चाहे मान लो 5 ही यहाँ पे गुड्स रहे, लेकिन 12 नवंबर में मान लो 10 गुड्स हो गया। तो ये जो है डायनेमिक रहता है, ये जो है चेंजेबल रहते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखना, स्टॉक्स में जैसे कि कैपिटल है, अब कैपिटल क्या है, कोई भी मशीन चीज़ लिए हो, क्या है 15,000 है, 16,000 जितना भी उसका वैल्यू है, उतना ही रहने वाले हैं। वो चेंज होगा तो बहुत टाइम के बाद चेंज होगा, ऐसे तो नहीं आज चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट भी चेंज हो गया। फिर वेल्थ है, मनी सप्लाई है, ये जो है स्टॉक के अंदर आते हैं। फिर फ्लो का बात करोगे तो इनकम हो गया, है ना? फिर सेविंग्स हैं, एक्सपेंडिचर है। आज मान लो जो है ₹100 सेविंग किए, कल मान लो 150 सेविंग कर लो। ये जो है फ्लो के अंदर आते हैं जो कि डायनेमिक होते हैं, ठीक है? मेज़रमेंट का अगर बात करोगे तो पार्टिकुलरली डे को हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं, बताया ना पहले। जो स्टॉक्स हैं हम लोग कोई दिन को मेज़र करेंगे, लेकिन फ्लो में मंथ को जो है ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मंथ में जो है यूज़ कर सकते हो या फिर ईयर को लेके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गई ये चीज़ की डिफरेंसेस। बाकी एग्ज़ाम्पल लिखा गया है स्टॉक का, जैसे कि वेल्थ है, कैपिटल, पॉपुलेशन, फिर मनी सप्लाई है, नेशनल डेट है। फिर फ्लो का अगर कुछ एग्ज़ाम्पल देखोगे तो इनकम है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, जीटीपी, ये जो है फ्लो का कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हैं। बताओ यहाँ तक समझ आया क्या? क्लियर? अब ये जो है रहने वाले हैं पार्ट 1, इसके बाद हम लोग जो है
जीडीपी को कवर करेंगे। जितना भी नेशनल इनकम को मेज़र करने का काम है, हम लोग जो है इसे सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। क्योंकि देखो ये जो नेशनल इनकम का टॉपिक पहले बात बहुत ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है? इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बताना होता है। और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जस्ट ऊपर-ऊपर का पढ़ें और जो पूरा लेक्चर को कंप्लीट कर दें। क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम में लिखना है, ना? एग्ज़ाम में लिखने के साथ-साथ एमसीक्यू भी पेपर सॉल्व करने हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिकली समझो, पूरा डिटेल के साथ मैं इसको कवर करा रहा हूँ। ठीक है? तो ये तो रहा अभी तक हम लोग नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट थे, की कॉन्सेप्ट उसको कवर किए हैं। अगला पार्ट में हम लोग जो है नेशनल जीडीपी जो है ना? जितना भी इनकम जो है इनकम को मेज़र करने का जितना भी टर्म है, चाहे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, फिर डिफरेंट-डिफरेंट जो है एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, पर्सनल इनकम, ये जितना भी हम लोग मेज़र करने का जो टूल्स हैं, उसको सिंगल लेक्चर में अगला पार्ट में कवर करेंगे। क्लियर है? तो पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, नोट्स भी जो है वहीं अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हाय एवरीवन, तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं नेशनल इनकम के सेकंड पार्ट को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किए हैं। तो एक बार उस लेक्चर को देख लेना, तब इस लेक्चर को देखना, ठीक है? पार्ट 1 को पहले कवर करना, उसके बाद पार्ट 2 को कवर करना। क्योंकि नेशनल इनकम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया, प्लस स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या होते हैं, प्लस उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंस किसको बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने नेशनल इनकम में डिटेल के साथ कवर किए हैं। और वो कॉन्सेप्ट जो है पूरा पार्ट 2 में कवर होने वाला है, उसका यूजेस यहाँ पे होगा। तो मस्ट है कि एक बार जो है पहले वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद यहाँ आना, फिर उसके बाद पूरा क्या है होलिस्टिकली वे में नेशनल इनकम का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एक बार क्या है पीवाईक्यू को देख लेना, पीवाईक्यू जो है इजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर अच्छे से इसको कवर किए रहोगे तो। क्लियर है? तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। आगे जाने से पहले इस क्लास का जो पूरा स्लाइड है, नोट्स है, पीडीएफ जो है पूरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर? चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम में। जितना भी हम लोग नेशनल को एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग एस्टिमेट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग जीडीपी का पता लगाते हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। जिसमें से सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है जीडीपी। एक्चुअली जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे खुद लिखा हुआ है ग्रॉस और ये लिखा हुआ है डोमेस्टिक, ठीक है? और आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। मतलब डोमेस्टिक का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस हो रहा है ना, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग 1 ईयर, उसका जो है टोटल वैल्यू हम लोग बोलते हैं जीडीपी। उसका जो टोटल वैल्यू है उसको हम लोग एक टर्म देते हैं जीडीपी के नाम से, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट भी गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स भी होते हैं, डिफरेंसेस प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग 1 ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। क्लियर है? कि कोई भी नेशन है जैसे कि इंडिया हो गया, अब इंडिया में 1 साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ और उस प्रोडक्शन का कितना वैल्यू हुआ, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे जीडीपी बोलते हैं। और डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर इंडिया के टेरिटरी से अगर फ्लाइट भी जो है फ्लाई कर रहे हैं, तब भी उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। प्लस जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक, है ना, ओशियन में 12 नॉटिकल माइल्स तक, वो भी इंडिया के जीडीपी में कवर होता है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। फिर अगर रेसिडेंट जो है प्रोडक्शंस कर रहे हैं, वो भी जीडीपी में इंक्लूड होता है। और नॉन रेसिडेंट जो कि इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं 1 ईयर से ज़्यादा, क्लियर, 1 साल से ज़्यादा जो है इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं या फिर नॉन रेसिडेंट है, वो भी जो है जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है? तो क्या क्या ऐसा चीज है जो कि एक्सक्लूड नहीं होते हैं, और यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। एक्सक्लूड जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन देखो यहाँ पे खुद ही बोला है कि फाइनल गुड्स लिखा है। अब फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं कार बनाया हूँ, अब कार मैन्युफैक्चरिंग किया हो तो कार बनाऊंगा, तो इसके लिए क्या है इंटरमीडिएट में या फिर क्या लगेगा, मेरे को अलग से टायर लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हेडलाइट्स जो कांच होते हैं, ग्लास होते हैं, उसको लगाना है। उसके बाद पूरा स्टील का इक्विपमेंट आएगा। ये जो है पूरा सब चीज को मिला के हम लोग जो है कार बनाएंगे।
क्लियर है। अब मैं हर चीज को लाया हूं यहां से, तो इसका कॉस्ट सपोज करो मेरे को 50 रुपीज पड़ गया है, 50 रुपीज। अब मैं कार को जो है सेल करूंगा, है ना, सेल करने वाला हूं तो मैं कितने में करूंगा, 100 रुपए में। क्लियर है। अब देखो, अब इस कार का जो है फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कैसे 150 होगा, अगर इंटरमीडिएट गुड्स को सेल करोगे 50 रुपीज हो गया, और कार को सेल करने वाले हो 100 रुपीज, दोनों को ऐड करोगे तो 150 हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता है, क्यों, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, अब इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी जो है 100 रुपीज यहाँ पे ले रहे हो, तो ऑलरेडी उसमें जुड़ ही गए हैं, तो इसको 150 बनाने की जरूरत क्या है। कार को डायरेक्टली हम लोग 100 रुपीज में ही सेल करेंगे। क्लियर है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि जितना भी पार्ट्स हम लोग कार को बनाने में लगाए हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और यही इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है। पहले से जो कार को 100 रुपीज दे रहे हो ना, या फिर कार को 150 रुपीज लगा रहे हो, तो 150 रुपीज में जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अगर कार को 100 रुपए में मान लो सेल कर रहे हो, अब 100 रुपए में कार को सेल करोगे, तो इंटरमीडिएट गुड जो 50 रुपए खर्चा हुआ है, ये ऑलरेडी 100 रुपए में जुड़ा हुआ है, तो 50 रुपए और एक्स्ट्रा क्यों दोगे, है ना। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड किए जाते हैं। फिर अगर पेमेंट का ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर पेमेंट भी डोमेस्टिक गुड्स के अंदर नहीं आते, जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन सर्विसेज होना चाहिए डोमेस्टिक के अंदर होना चाहिए। अगर फॉरेन कंट्री से इंडिया में जो है जंप किए हो या फिर ट्रांसफर किए हो, वो यहाँ पे ऐड नहीं होने वाला है जीडीपी में। फिर सेकेंड हैंड गुड्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब सोल्ड लिए होंगे, तो मान लो कितने रुपए में लिए हो, 50 रुपीज में लिए हो। अब मान लो अब सेकेंड पर्सन बाई करने वाला है, तो वो जो है 25 रुपीज में लिए। अब ऐसा थोड़ा ना जोड़ोगे 25 रुपीज को भी जीडीपी में, नहीं जोड़ने वाले। क्यों नहीं जोड़ने वाले, क्योंकि ये जो 25 रुपीज है ये 50 रुपीज में ऑलरेडी एड है। जब 50 रुपीज का हम लोग कोई सामान लिए हैं, तो 50 रुपीज का सामान लिए हैं, तो 25 रुपीज उसमें एड हो गए हैं। इसलिए सेकंड हैंड गुड्स का हम लोग यहाँ पे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। और बाकी जो इलीगल एक्टिविटी है, ये तो ऑलरेडी एड होना ही नहीं है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दोगे, क्या क्या चीज हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्या चीज एक्सक्लूड करते हैं, और उसका रीजन के साथ मैं इस चीज को पूरा डिफाइन कर दिया हूं, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो क्या है कि जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरा इंडिया का जो है जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल वैल्यू में एक्चुअली एक साल में इंडिया के द्वारा कितना फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और कितना सर्विसेज का प्रोड्यूस हुए, और उसको हम लोग एक मनी के टर्म में डिफाइन करते हैं, उसी को जीडीपी बोल रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि यहाँ का जो है जीडीपी 5 ट्रिलियन है ना, 4 ट्रिलियन है, इस तरीके से बोलते हैं। तो एक्चुअली वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है विद इन 1 ईयर में जो है प्रोड्यूस हुए, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जीडीपी को हम लोग 2 तरीके से काउंट करते हैं, एक होता है जीडीपी मार्केट प्राइस और एक होता है जीडीपी फैक्टर प्राइस, है ना, फिर फैक्टर कॉस्ट। अभी क्या होता है मार्केट और फैक्टर कॉस्ट, क्लास में डिस्कस किए प्रीवियस क्लास में। तो जीडीपी को अगर मैं मार्केट प्राइस में कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि जितना भी फाइनल गुड्स हैं जो करंट में जो मार्केट में जो मनी चल रहा है, जो हम लोग बाई करते हैं, उसको हम लोग जो बोलते हैं मार्केट प्राइस। और उसी के अकॉर्डिंग जो है अगर जीडीपी को कैलकुलेट करोगे तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जैसे कि क्या क्या इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और सब्सिडीज को यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, ध्यान दोगे। फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी होता है। अगर किसी को अगर डाउट भी हो रहा है क्या होता है मार्केट प्राइस फैक्टर प्राइस, थोड़ा सा समझ लो। ठीक है। देखो ये फैक्ट्री हो गया, अब इस फैक्ट्री से जस्ट कार जो है निकला है, बाहर आया है पूरा प्रिपेयर होके, तो फैक्ट्री जो है इस कार को बनाने में जितना रुपये खर्च किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एफसी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन अब देखो ये जैसे ही कार बिल्ड हुआ, कार बन गया, अब मार्केट में आएंगे। अब मार्केट में जैसे ही कार आया तो उसमें जो है टैक्सेस लगा दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्सेस लगाने के बाद जितना कस्टम ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी लगने वाले हैं। तो अगर फैक्ट्री में जो है कार का अगर प्रोडक्शन हुआ 50 रुपीज में और यही जो है मार्केट में आ गया, तो इसका जो है कॉस्ट हो जाएगा 70 रुपी। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं अगर मार्केट प्राइस में निकालोगे तो 60 रुपीज को लोगे, अगर जो है फैक्टर कॉस्ट में निकालोगे तो 50 रुपीज को लोगे। क्लियर है ना। अगर मार्केट में लोगे तो 70 रुपये को लेना पड़ेगा
और अगर फैक्टर में लोगे तो 50 रुपये को काउंट करोगे। ये चीज़ है, बाकी डिटेल में तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो दो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी नॉमिनल और रियल जीडीपी आगे इसका स्लाइड है ना, एक दो स्लाइड के बाद आएगा, इसको बताता हूँ वहां पे। अगर इसका किसी को फॉर्मूला अगर जानना है, फॉर्मूला क्या होता है, तो जीडीपी का अगर फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला देखोगे तो जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट लिखा है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करना है यहाँ पे सब्सिडीज। ये फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं। और रियल जीडीपी निकालोगे तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इंटू करोगे 100, वहां से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है जीडीपी दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी और जो सेकेंड है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जितना भी हम लोग जीडीपी को मेजर करने वाले हैं वो करंट प्राइस के हिसाब से मेजर करेंगे। और रियल जीडीपी का मतलब होता है कि जितना भी हम लोग मेजर करने वाले जीडीपी को वो बेस ईयर मान के हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, बेस ईयर किसको बोलते हैं? बेस ईयर हम लोग ऐसे ईयर को चूज करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे ईयर को चूज किया जाता है जहां पे पूरा लाइफ प्रॉपर तरीके से सस्टेन हो रहा होगा, वहां पे कोई फ्लडिंग हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इस सब चीज का सिचुएशन हमें ना झेलना पड़े, है ना, कांस्टेंट तरीके से पूरा लाइफ सस्टेन हुआ हो, उस साल को हम लोग जो है बेस ईयर कंसीडर करते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा 2011 और 12 इसको जो है बेस ईयर हम लोग कंसीडर करते हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे रियल का नाम क्यों लिखे? रियल का मतलब इसलिए है क्योंकि एट प्रेजेंट जो है 2025 चल रहा है, अब 2025 में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको अगर जानना है और कंट्री जो है प्रीवियस क्लास के तुलना में कितना जो है डेवलपमेंट गया, तो हम लोग रियल जीडीपी के साथ कंपेयर करेंगे और वहीं से पता चलेगा। सपोज करो कोई भी कंट्री है ना, मान लो कोई भी कंट्री का एग्जांपल लो, अगर 2011 में उसका प्रोडक्शन रहा, उसका पूरा मनी निकला है ना जीडीपी 20 रुपीज का, ठीक है, लेकिन अगर यही जो वैल्यू है, ठीक है, अगर मैं 2025 में इसको कैलकुलेट करता हूँ रियल जीडीपी को, तो अगर मेरे को सपोज 80 रुपीज आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो है 2011-12 में जो है जो जीडीपी रहा इंडिया का वो 20 रुपीज रहा और 2025 में इंडिया का जीडीपी हो गया 80 रुपीज। मतलब यहाँ पे जो है मोर देन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 60% या फिर 60 जो रुपीज होते हैं 60 रुपये का यहाँ पे जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है। ये होगा रियल जीडीपी। अब सपोज करो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो करंट प्राइस में एक्चुअली दिक्कत क्या होता है कि करंट प्राइस आते आते क्या है पूरा इन्फ्लेशन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो 2024 गया, अभी 2024 गया है और मेरे को जानना है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ रेट कितना हुआ प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। ठीक है, अब देखो 2024 को देखोगे तो एक तो कोरोना रहा, कोरोना चलो ठीक है थोड़ा इंड में चला गया, कोरोना आ गया, अब कोरोना आया तो पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, है ना, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, उसी के साथ जो है कई जगह फ्लडिंग देखने को मिला है, कई जगह डिफरेंट यहाँ पे कंसर्न देखने को मिला है। लेकिन अगर यही चीज को मैं कैलकुलेट करूंगा कि 2024 में सपोज करो इंडिया का अगर जीडीपी 80 रुपये रहा और 2025 में जो है इंडिया का जीडीपी मान लो 90 रुपीज हो गया, तो अब ये बोलोगे क्या कि 80 रुपये से हम लोग 90 रुपीज मतलब 10 का जो है ग्रोथ हुआ, तो अब ताली थोड़ा बजाओगे कि 10 का ग्रोथ हो गया ऐसे करके? क्यों नहीं बजाएंगे यहाँ पे? क्योंकि देखो 2024 के इकोनॉमी को तो देखो पूरा जो है स्लो डाउन रहा है। अब स्लो डाउन रहा है तो उसमें कंपेयर करोगे तो ये जो है सटीक नहीं बैठता। अगर इंडिया का जो है एक्चुअल में कितना जो है ग्रोथ हुआ है तो एक बेस ईयर कंसीडर करो और उस ईयर के हिसाब से अगर ग्रोथ रेट अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग जो है इंडिया का एक्चुअल में ग्रोथ रेट कंसीडर करते हैं, जिसे हम लोग रियल जीडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा कि पूरा इन्फ्लेशन ऐड रहेंगे, है ना, जितना भी महंगाई है सब चीज इंक्लूड रहेगा। लेकिन रियल जीडीपी जो है पूरा रियलिटी बताता है गवर्नमेंट का, इंडिया में कितना मास प्रोडक्शन हो रहा है, उसका वैल्यू कितना है, ये रियल जीडीपी में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी रिमूव किए जाते हैं। क्लियर है? फिर ये जो है प्राइस हो गया, आउटपुट, इन सब चीज को तो जो है रिफ्लेक्ट करता ही करता है। देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है, जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना उतने अच्छे तरीके से एक्यूरेट नहीं होता। अगर हमें
कोई भी कंट्री का अगर जीडीपी जानना है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है, अगर ये जानना है तो हमें रियल जीडीपी यूज करना होगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो है उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तो करंट प्राइस में ले रहे हो, उसी के साथ इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रियल जीडीपी होते हैं ज़्यादा एक्यूरेट, इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। बाकी यूजफुलनेस का अगर बात करोगे तो ये तो मनी वैल्यू को ये करता है, इसमें हमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी और समझो यहाँ पे, अगर नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर कर रहे हो ना, तो एक्चुअली ये पुअर इंडिकेटर होता है, अच्छे तरीके से नहीं बता पाते। लेकिन प्राइस को कौन अफेक्ट करता है ना, कितना प्राइस हो रहा है, इन्फ्लेशन कौन अच्छे से बता पाएगा, इसमें बता पाएंगे। कौन से वाले में? नॉमिनल जीडीपी में। अगर इन्फ्लेशन जानना है तो नॉमिनल जीडीपी का यूज करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन को भी साथ में इंक्लूड करके रखते हैं। रियल जीडीपी जो है इन्फ्लेशन नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन को ऑलरेडी रिमूव ही करके चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अगर किसी को जानना है किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, तो नॉमिनल जीडीपी ये जो होता है समेशन में करेंट ईयर, उसके बाद प्राइस इनटू क्वांटिटी, फिर इस तरीके से रियल जीडीपी का होता है। जो एक्चुअली अगर ध्यान दोगे ना रियल जीडीपी को, तो रियल जीडीपी जो है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एनालिसिस करते हैं। कैसे लॉन्ग टर्म? अभी हम लोग जो है 2025 चल रहे हैं ना, 25 में है। अब हम लोग बेस ईयर किसको कंसीडर किए हैं? 2011-12 को। अब 2011-12 को बेस ईयर कंसीडर किए हो, मतलब कितने साल का गैप हो रहा है, ये लॉन्ग समय को एनालिसिस करते हैं, लॉन्ग टाइम के ग्रोथ को बताते हैं। लेकिन ये जो है जो नॉमिनल जीडीपी है, ये शॉर्ट टाइम फिस्कल को, जो शॉर्ट टाइम फिस्कल है उसको एनालिसिस करके बताते हैं। क्योंकि हम लोग अगर सपोज करो 2025 का अगर जीडीपी निकालना है, कितना ग्रोथ हुआ है, तो हम लोग किसका लेंगे? 2024 का ले सकते हैं, और इससे प्रीवियस जाओगे तो 2023 का जाओगे। तो ये जो है उतना लॉन्ग टर्म को इम्पेक्ट नहीं डालते, लेकिन जो है रियल जीडीपी में हमें लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है। इस चीज को ध्यान दोगे। जो नॉमिनल जीडीपी है इसे गवर्नमेंट फॉर फिस्कल कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी जो रियल जीडीपी है ना, वो आरबीआई हो गया, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, तो ग्रोथ प्रोडक्शन को देखने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसी के साथ सेंट्रल जो आरबीआई है उसके द्वारा इसको यूज किए जाते हैं रियल जीडीपी को, ठीक है। अब समझ आ गया? ठीक, बहुत अच्छे से समझाए हो, है ना, क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। चलो अब और अदर जो है मेथड है जिसके थ्रू हम लोग पूरे कंट्री के जो है ग्रोथ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हम लोग अभी जीडीपी कवर किए, जीडीपी तो एक टाइप्स है, जीडीपी जो है एक टाइप है, इसके थ्रू भी हम लोग जो है नेशनल इनकम का पता लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और मेथड हैं, लेकिन मोर एक्यूरेट हम लोग जीडीपी को ही बोलते हैं, ठीक है। मोर एक्यूरेट होता है वो जीडीपी होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अदर मेथड हैं, जैसे कि एनडीपी जो कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पे एक टर्म याद रखना नेट। जहां पे भी नेट का यूज होता हुआ दिखाई दे तो जान लेना कि जितना भी डिप्रिसिएशन हो गया या फिर जितना भी टैक्स लग रहा है उस सब चीज को यहाँ पे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा कि जीडीपी है, जीडीपी मतलब जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है एक ईयर में जो है प्रोड्यूस हुए, उसमें से जो है जितना डेप्रिसिएशन हुआ उसको हमें माइनस करना है, और हमें जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है बता चुका हूँ, इसको भी क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस करना, और एक चीज याद रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी को ही हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और ये जो है क्या बताता है कि एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कैपिटल वियर एंड टीयर, मतलब एक्चुअल में जो है इकोनॉमी किस तरीके से रन कर रहा है, एक्चुअल में जो है इकोनॉमी का प्रोडक्शन कितना हुआ। अगर मोर प्रिसाइसली और एक्चुअल तरीके से जाओगे तो हम लोग जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सुनो, अभी हम लोगों ने जीडीपी निकाली, जीडीपी में मान लो इंडिया का जो है जीडीपी रहा 80 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझ जाओ उसके लिए। अब इस 80 में से अब उसका जितना भी फाइनल गुड्स निकला है ना, उसमें बहुत ज्यादा वियर एंड टीयर होगा। वियर और टीयर का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई कार को जो है 50 रुपीज में खरीदा हूं, अगर मैं 5 साल बाद 10 साल बाद इस कार को मैं 50 रुपीज में ही सेल करूंगा क्या, कि इसका दाम कम हो जाएगा। तो इसको मैं सपोज करो 30 रुपीज में सेल कर रहा हूँ,
तो ये जो 20 रुपया गया कहाँ, 20 रुपया यहाँ से कहाँ चला गया, तो ये जो 20 रुपया जो है इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे 5 साल 10 साल कार को यूज किए होंगे तो उसका इंजन खराब हुआ होगा, है ना, लाइटें खराब हुए होंगे तो उसको एक्सचेंज किए होंगे, तो उतना वैल्यू नहीं रहा, पहले जो है 50 रुपए का था, अब उसका वैल्यू यहाँ पे घट गया, और जितना घटा उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब खुद सोचो, कोई कंट्री का जो है जीडीपी यहाँ पे 80 रुपये है, अब पूरे कंट्री एज अ होल लोगे तो यहाँ पे भी तो डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ, मान लो जो है 20 रुपीज डेप्रिसिएशन हो गया, अब 20 रुपये डेप्रिसिएशन हुआ तो 80 में जो है 20 रुपये को घटाओ, ये जो 80 रुपये है एक्चुअल में ये जीडीपी बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही 80 रुपये में 20 रुपये घटा रहा हो डेप्रिसिएशन को तो मेरे को कितना मिल गया, 60 रुपये। अब ये जो 60 रुपये है ना, ये बताएगा मेरे को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी इसी को बोलते हैं, समझ रहे हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसी को बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ आ गया होगा। अब ये भी दो ही तरीके के हैं, एनडीपी लो मार्केट प्राइस में कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एनडीपी को फैक्टर कॉस्ट में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब चलो, अब नेक्स्ट आओ, सेकंड है जीएनपी, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें जो है थोड़ा सा टर्म समझना, अगर कोई भी चीज में नेट लिखा है, नेट मतलब माइनस कर दोगे, ठीक है, किसको माइनस करना है, जैसे कि टैक्सेस हो गया, उसके साथ जितना डेप्रिसिएशन हुआ है उसको माइनस करोगे। अगर सपोज करो यहाँ पे ग्रॉस लिखे हैं, ग्रॉस का मतलब होता है कि सब चीज को यहाँ पे इंक्लूड कर दो, ठीक। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहले समझो जीडीपी। जीडीपी अभी हम लोग समझे कि जितना भी डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर जो है प्रोडक्शंस कर रहे हो, है ना, इंडिया के अंदर जितना प्रोडक्शंस कर रहे हो, फाइनल गुड्स सर्विसेज, उसको जीडीपी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिया का पर्सन है, अगर अदर कंट्री में जाके वहां पे अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग जो है जीडीपी में या फिर जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इसमें कंसीडर करेंगे। डेफिनेशन समझो और क्लियर हो जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, इसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, अब ये जुड़ गया, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे जीएनपी। अगर कोई इंडिया का पर्सन है बाहर में भी अर्न कर रहा है, वो भी जीएनपी का पार्ट होगा, क्योंकि नाम को समझो ना, ग्रॉस यहाँ पे बोला है। अगर इंडिया का पर्सन बाहर में जा रहा है या फिर बाहर में अर्न कर रहा है, बाहर से पैसे यहाँ पे इंडिया में सेंड कर रहे हैं, वो भी जो है ग्रॉस के अंदर आएंगे, जीएनपी के अंदर आएंगे, क्लियर। लेकिन जीडीपी में क्या होता है कि इंडिया के जो है अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि इंडिया के बाहर भी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडियंस के द्वारा, उसको भी हम लोग जो है जीएनपी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिस होना चाहिए नेशनलिटी, वही बताया, इंडिया का ही होना चाहिए, बाहर में कोई भी जगह रहे, ठीक है, उससे मतलब हमें नहीं है। क्या क्या चीज इंक्लूड है, एक तो जो कंट्री का ओरिजिन है, जैसे कि हम लोग इंडिया का कवर कर रहे हैं, एब्रॉड भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। जीडीपी जब हम लोग कवर करते हैं, जीडीपी में ये जो एब्रॉड है इसको कवर नहीं करते, लेकिन जीएनपी में हम लोग एब्रॉड को कवर करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि इंडिया का पर्सन बाहर ही तो जाएगा, तभी तो अर्न करेंगे, तभी तो उसको जीएनपी में कवर करोगे। और लेकिन क्या क्या जो है एक्सक्लूड होते हैं ये भी ध्यान देना, जो है इनकम अर्न बाय फॉरेनर विद इन इंडिया, ये इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। जैसे इंडिया के पर्सन जो है अदर कंट्री में गए हैं, तो सेम अदर कंट्री के पर्सन इंडिया में भी तो आए होंगे, तो जो अदर पर्सन जो है इंडिया में आए हैं उसको हम लोग जो है एक्सक्लूड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, अच्छे से कवर करना। बाकी पूरा जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, तो आगे जो है फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो एक और अदर मेथड है, इसको भी थोड़ा कवर करते हैं, वो है एनएनपी। एनएनपी यहाँ पे लिखा हुआ है नेट, ठीक है। नेट मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो एनएनपी भी दो तरीके के होते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर। अब अभी मैं एक चीज बताया था कि कोई भी चीज को या फिर इंडिया का या फिर कोई भी कंट्री है उसका एक्चुअल में ग्रोथ अगर जानना है तो बेस ईयर को कंसीडर करो, बेस ईयर को। जैसे कि इंडिया का बेस ईयर अभी जो है 2011 और 12 है, इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ कि बेस ईयर एक्चुअली में बोलते किसको है। इसका मीनिंग है कि हम लोग ऐसे ईयर को
चुनते हैं। एक्चुअली बेस ईयर ले क्यों रहे हैं, ये अगर समझोगे तो बेस ईयर हम लोग इसीलिए लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ताकि जो है कंपेयर कर सके कि इंडिया का इकोनॉमी पहले किस सिचुएशन में थे और अभी जो है 2025 में इंडिया का इकोनॉमी किस सिचुएशन में है, और इसी को कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है एक बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंपेयर करना है। अब क्या क्या कंपेयर करना है, जैसे प्राइजेस हो गया, उसको कंपेयर कर सकते हो। 2011-12 में इंडिया के द्वारा कितना प्रोडक्शन किए गए हैं और 2025 में इंडिया के द्वारा कितना प्रोडक्शन किए हैं, अगर इसको कंपेयर करना है तब भी बेस ईयर लो। इन्फ्लेशन जानना है तब भी, जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है, प्लस अदर जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उन सब चीज को अगर कवर करना है, जानना है या फिर कंपेयर करना है, उस केस में हम लोग जो है बेस ईयर को कंसीडर करते हैं। समझ आ गया। चलो, पर्पस के बारे में वही हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि जो है टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड सो रियल चेंजेस, कि एक्चुअल में कितना चेंजेस हो रहे हैं जीडीपी में, इंडिया के ग्रोथ में, उसको अगर जानना है तो हम लोग बेस ईयर यहाँ पे कंसीडर करते हैं। देखो, अब बेस ईयर कंसीडर करोगे तो सबसे पहले तो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। कोई भी बेस ईयर को सिलेक्ट करोगे तो ईयर तो बहुत सारे हैं, 11 हो गया, 12 है, 13, 14 इस तरीके से हैं, लेकिन हम लोग 11-12 को ही बेस ईयर क्यों चुने हैं, क्योंकि वहां पे हमें कोई फ्लडिंग नहीं देखने को मिला, कोई फ्लड नहीं आया, कोई ड्रॉट नहीं आया, कोई पेंडेमिक, वार, बूम या फिर रिसेशन, ये सब चीज का इंडिया शिकार नहीं हुए हैं। उसी के साथ रिसेंट ईयर जो है करंट इकोनॉमी एक्यूरेटली को बताते हैं, जो बेस ईयर है। फिर प्राइस वहां पे स्टेबल होना चाहिए, है ना, वोलाटाइल हो गया या फिर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हो लेकिन बहुत मिनिमम होना चाहिए, उसको हम लोग जो है बेस ईयर कंसीडर करते हैं। उसी के साथ जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से जितना भी डाटा है, इकोनॉमिक से रिलेटेड जितना भी डाटा है, ये डाटा भी हमें पता होना चाहिए और एक्यूरेटली तरीके से पता होना चाहिए। बाकी कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन जो है, ये तो हम लोग कंसीडर करते ही करते हैं। अब समझ आ गया कि बेस ईयर किसको हम लोग लेते हैं और बेस ईयर का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होता है, एक बेस ईयर, जो कि बेस ईयर हम लोग पास्ट ईयर को कंसीडर करते हैं, ठीक है, और एक आता है करंट ईयर। करंट ईयर जैसे कि 2025 चल रहा है या फिर 2024, जिसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो दोनों को अगर डिफरेंस अगर करोगे तो प्राइस लेवल में देखोगे तो बेस ईयर सबसे पहले तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन करंट ईयर है, करंट ईयर मतलब करंट हिसाब से चलने वाले हैं, सिंपल बात है कि प्राइस जो है यहाँ पे हमें चेंजेस दिखने को मिलेगा। लेकिन बेस ईयर हम लोग कंसीडर करते हैं कंपैरिजन लेवल में, कि पहले जो है इन्फ्लेशन कैसे थे इंडिया का 2011-12 में, 2025 में कैसा है इन्फ्लेशन, किस तरीके से ग्रोथ हुए हैं, 2011-12 में किस तरीके से ग्रोथ हुए थे, अभी कितना ग्रोथ हो रहा है, कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है बेस ईयर कंसीडर करते हैं। लेकिन करेंट ईयर को हम लोग जो है प्रेजेंट मेजरमेंट करने के लिए जो है कवर करते हैं, कि 2024 में इंडिया का इकोनॉमी कैसे थे, 2025 में कैसा हो रहा है, तो इसको कंपेयर करने के लिए जो हम लोग करंट प्राइस को लेते हैं। और इन्फ्लेशन जो है बेस ईयर में रिमूव कर दिए जाते हैं, लेकिन करंट ईयर में जो है इन्फ्लेशन तो एड ही रहने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लो, और जीडीपी से रिलेटेड क्या है कॉन्सेप्ट, एक होता है पोटेंशियल जीडीपी, बाकी डिफरेंट टाइप्स हैं जीडीपी के, है ना, जो टर्म यूज करते हैं, चाहे रियल हो गया, नॉमिनल हो गया, है ना, फिर मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एक्चुअली फैक्टर प्राइस नहीं होता, फैक्टर कॉस्ट होता है, एफसी बोलते हैं उसको। इस सब चीज को डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। जैसे ये इंडिया हो गया, अब देखो इंडिया में क्या है कि एट प्रेजेंट जो है 80 रुपए का जो है यहाँ पे जीडीपी है इंडिया का। अब 80 रुपए का जीडीपी है, लेकिन जो है इसका फुल पोटेंशियल है क्या। देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जो है कितना सक्षम है कि वो जो है पूरा अपने हाई लेवल तक अपने इकोनॉमी को जो है यूज कर सके, अपना जो है पूरा पोटेंशियल यूज कर सके, जिससे जो है आउटपुट ला सके, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी, मैक्सिमम लेवल ऑफ जीडीपी। जैसे कि यहाँ पे 80 रुपये है एट प्रेजेंट, अगर यही इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला देता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ला देता हूँ, पूरा काम को इफिशियंट तरीके से करता हूँ, तो इसका सपोज करो इसका जीडीपी जो है 100 हो जाए, तो जो है यहाँ पे अभी अर्न कर रहे हैं 80 रुपया, लेकिन इंडिया का पोटेंशियल है, इंडिया के पास क्षमता है कि वो 100 रुपये भी जो है यहाँ पे अर्न कर सके। 100 रुपये के यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। कब हो सकते हैं, वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, तब। तो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ जीडीपी जो है कोई इकोनॉमी अर्न कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी।
ठीक है। और जितना भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लेबर, कैपिटल, लैंड, इंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे फुल यहाँ पे एम्प्लॉयड देखने को मिलता है हर तरीके से। यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन भी बहुत कम रहेगा और पूरे इकोनॉमी का जो प्रोडक्टिविटी है ना वो हाई लेवल में चले जाएंगे इस समय पोटेंशियल जीडीपी के टाइम। ठीक है, समझ आ गया। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर एक आता है एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है ये तो हम लोग समझ गए। एक्चुअल जीडीपी का मतलब होता है कि एक्चुअली में अभी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एक्चुअली में अभी जो है इंडिया का जीडीपी 80 रुपये है, ये एक्चुअल हो गया। ठीक है, एक्चुअल जीडीपी हो गया। लेकिन 100 रुपये तक भी कमा सकते हैं, 100 रुपये तक भी जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका पोटेंशियल जीडीपी हो गया। और इन्हीं दोनों के बीच का जो है डिफरेंसेस जो बताते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट गैप बोलते हो, या फिर इसी को हम लोग जीडीपी डेफ्लेटर बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी डेफ्लेटर बोलते हैं। क्लियर है, इस चीज को समझना है यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीज को बारे में अगर डिफरेंसेस बताते हैं तो आउटपुट गैप या फिर जीडीपी हम लोग डेफ्लेटर कंसीडर करते हैं। ठीक, ये मेथड समझ आ गया। ठीक, अब अगला मेथड आते हैं वो है पर्सनल इनकम वाला। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है कंट्री के जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि इनकम एक्चुअली रिसीव बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड बिफोर पेइंग पर्सनल टैक्सेस। जैसे कि कोई पर्सन है जो कि मान लो 15 लाख या फिर ईयरली का मान लो कमा रहे हैं। अब 15 लाख में क्या करने वाले टैक्सेस भी देंगे। अब टैक्सेस को रिड्यूस कर दो, मान लो 3 लाख टैक्सेस में चले गए तो 12 लाख आ गया। अब 12 लाख जो है एक्चुअली अर्न कर रहे हैं, मतलब पर्सनल अर्न कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। और इसके थ्रू भी हम लोग जो है जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल जो है हर इंडिविजुअल का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल कितना अर्न कर रहे हैं, उसके बेस में हम लोग जो है जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, कॉर्पोरेट टैक्सेस। वही बताएं कि जितना भी टैक्सेस हो गया वो सब चीज को हमें रिड्यूस करना है। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस को माइनस करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो उसको यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, प्लस ट्रांसफर पेमेंट है, फिर पब्लिक जो डेट है, इस सब चीज को यहाँ पे प्लस करते हैं, तब कहीं जाके जो है पर्सनल इनकम निकलते हैं। ध्यान देना, इनकम रिसीव होना चाहिए, अर्निंग वाला नहीं। इनकम यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। क्या क्या इंक्लूड है, जैसे वेजेस हो गया। अब वेजेस में इनकम रिसीव करोगे, ठीक है, सैलरीज है, रेंट है, इंटरेस्ट मिल गया या फिर डिवाइडेंड है, मिक्स इनकम है, अगर पेमेंट का ट्रांसफर हुआ है या फिर इंटरेस्ट मिला है गवर्नमेंट डेट से, तो ये जो है इंक्लूड होता है। एक्सक्लूड क्या क्या होगा, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है या फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस है, ये सब चीज़ तो ऑलरेडी एक्सक्लूड होना ही होना है, क्योंकि पूरा टैक्स के अंदर आ रहे हैं। टैक्स तो ऑलरेडी हम लोग एक्सक्लूड कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। अब इसी के टाइम एक और चीज आता है, वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसी का एक थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्मेट है पर्सनल इनकम का। तो देखो, ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, इसका एक्चुअली मतलब होता है जितना भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, है ना, पर्सनल इनकम अर्न करेंगे, लेकिन जितना भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जितना भी स्पेंडिंग हो रहा है, उन सब चीज को छोड़ दो, उसको माइनस कर दो। अब जो है इन हैंड हमारे पास कितना है जिसको हम लोग जो है स्पेंड कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उस केस में हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये बोलोगे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम जो अभी हम लोग कवर किए, इसमें डिफरेंसेस क्या है। एक्चुअली क्या है कि पर्सनल जो इनकम है, इसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल रहे हैं, उसको पूरा रिड्यूस करने वाले हैं, है ना। उसी के साथ जितना भी हम लोग ये बात कर रहे हैं ना स्पेंडिंग वाला भी यहाँ पे मिसिंग रहता है। लेकिन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या है, इन हैंड अपने पास मनी है जो कि पर्सनल हम लोग यूज कर सकते हैं, पर्सनली स्पेंड कर सकते हैं। जितना भी टैक्सेस हो गया सबको हटा दो, जितना भी स्पेंड करना है उन सब चीज को हटा दो। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसे हम लोग आफ्टर टैक्स इनकम के नाम से भी जानते हैं, या फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ध्यान देना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसका फॉर्मूला टेबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड है इसमें भी, तो जैसे देखो वेजेस हो गया, सैलरीज हैं। अब सैलरी आएगा, है ना, या फिर वेजेस आएंगे तो पर्सनल यूज के लिए आएंगे। रेंट मिल गया या फिर इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, पेमेंट ट्रांसफर है ना, इंटरेस्ट हो गया। लेकिन ध्यान दोगे यहाँ पे जो टैक्सेस हैं
ये माइनस करोगे, चाहे इनकम टैक्सेस हो गया, पर्सनल टैक्सेस हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कोई भी टैक्स रहे, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस होगा। जो डायरेक्ट टैक्स है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में माइनस ही होता है। क्लियर है? अब देखो सेम जैसे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हम लोग कवर किए हैं, अब ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल है ये पर्सनल लेवल में काम करते हैं। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल मतलब एक इंडिविजुअल के पास उतना मनी है कि वो स्पेंड कर सके। अगर यही चीज को मैं नेशनल लेवल में चला जाऊं, नेशनल लेवल में लेके चला जाता हूं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब गवर्नमेंट के पास अब एक उसके पास मतलब गवर्नमेंट के हाथ में इतना मनी है कि अपने वेलफेयर स्कीम में खर्च कर सके। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट हो गया, जितना भी टैक्सेस हो गया, है ना, उन सब चीज को यहाँ से हटा दो और टोटल इनकम अवेलेबल टू नेशन, चाहे रेसिडेंट हो, गवर्नमेंट हो, फॉर कंजप्शन या फिर सेविंग, उसके लिए हम लोग टर्म नाम देते हैं वो है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और ये जो है हम लोग कंसीडर करते हैं एक्चुअली 1 ईयर का। ठीक है, इसे और भी नाम से जाने जाते हैं जैसे कि डिस्पोजेबल नेशनल इनकम हो गया या फिर नेशनल आफ्टर टैक्स इनकम है, ये भी कुछ इसका टर्म है। बाकी फॉर्मूला अपने से करना है। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और एक होता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ से कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इतना हमें पता है, अगर ग्रॉस लिखा हुआ है तो ग्रॉस का मतलब होता है कि टैक्स को यहाँ पे रिड्यूस नहीं करना है, पूरा एज अ होल जितना अर्निंग हो रहा है उन सब चीज को इंक्लूड करोगे। लेकिन अगर नेट निकल रहा है तो नेट का मतलब होता है कि जितना भी टैक्सेस हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, ये सब चीज यहाँ पे माइनस हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। बताओ समझ आया? तो जो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है ये टोटल डिस्पोजेबल रिसोर्सेज को बताते हैं, और जो नेट जो होता है ना, नेट एक्चुअली गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में कितना मनी है जिससे वो कंजप्शन कर सके, जिससे वो स्पेंड कर सके, वो नेट जो एनडीआई है या फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है ये वाले में बताते हैं, नेट वाले में बताते हैं। ठीक है, वैल्यू अगर देखो तो ग्रॉस है भाई, अब देखो ग्रॉस है तो स्वाभाविक बात है, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे मनी ज्यादा ही होगा। लेकिन यहाँ पे नेट है तो नेट में तो लोअर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टैक्सेस को रिड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से मनी यहाँ पे लोअर हो जाते हैं। ठीक, इतना समझ आ गया? चलो, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किए हैं कि किस तरीके से पूरे कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी जान चुके हैं कि कैसे नेशनल इनकम को जो है कंसीडर करना है, किस तरीके से नेशनल इनकम को जो है एक जीडीपी के माध्यम से शोकेस करते हैं, और कितना प्रोडक्शन रहा, कितना फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, इन सब चीज के बारे में, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, हर एक रेस्पेक्ट को ध्यान से पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी का जो है एक एक्सटेंडेड पार्ट आता है, वो है क्या क्या ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। ध्यान देना, नेशनल इनकम एक्चुअली में निकालने का काम किसके द्वारा किए जाते हैं, कौन कौन सा मेथड है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा मेथड को। अगर सपोज करो कि मैं 2024 में हूँ, 2025 का नेशनल इनकम कितना हो सकता है, अगर इसको मैं एज्यूम करूं, अगर इसको मैं एस्टिमेट करता हूं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम बाय एस्टिमेशन। और इसी को हम लोग जो है 3 मेथड से एस्टिमेट करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड को हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड, और थर्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड है, और इन मेथड के थ्रू हम लोग जो है कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री के इकोनॉमी को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, इसे 3 मेथड है, इसी के थ्रू जो है प्रोजेक्शंस करते हैं इंडिया में भी। समझ आ गया क्या? ठीक, अब देखो प्रोडक्ट मेथड सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं, इसे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। क्या है ये? मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय समिंग वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने सेक्टर पढ़े 3 सेक्टर। पहला सेक्टर हम लोग पढ़े प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड आता है मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड आता है सर्विस सेक्टर। अब इस तीनों सेक्टर और जितना भी सेक्टर है और जितना भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से कितना फाइनल जो है फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और जितना फाइनल गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तीनों सेक्टर का, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, तो है ना, प्राइमरी फिर सेकेंडरी टर्चरी, या फिर प्राइमरी हम लोग एग्रीकल्चर वाले मानते हैं, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले को मानते हैं, ठीक है, और टर्चरी मतलब सर्विस सेक्टर को मानते हैं।
तो इस तीनों सेक्टर से जितना भी आउटपुट आया, जितना भी प्रोडक्शन आया, इन तीनों सेक्टर को ऐड कर दो पूरे प्रोडक्शंस को, और जितना भी वैल्यू आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। ये तीनों सेक्टर के वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मेथड है, आउटपुट मेथड हो गया या फिर वैल्यू मेथड हो गया, इस नाम से भी जाने जाते हैं। बाकी ध्यान रखना, इसका जितना भी प्रोडक्शन होगा ये जीटीवी में इंक्लूड होते हैं, जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हो गया तो पोटैटो है, टोमेटो है, इसको सेल करोगे तो डायरेक्टली जीडीपी में ही जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी में इसको हम लोग ऐड करते हैं। फॉर्मूला देख लो, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडेड में वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब इंटरमीडिएट गुड्स के ही बारे में बात कर रहे हैं। वही बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। फाइनल जो गुड्स होता है उसी का वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं, और इसके थ्रू, है ना, प्रोडक्शन मेथड के थ्रू हम लोग जो है जीटीपी को मार्केट प्राइस में भी निकाल सकते हैं, और जीएनपी जो है इसको हम लोग मार्केट प्राइस में भी निकाल सकते हैं। जीडीपी और जीएनपी दोनों को हम लोग जो है मार्केट प्राइस में निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है, समझ आ गया क्या होता है प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फाइनल गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, इन सब चीज का वैल्यू यहाँ पे ऐड होते हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है किसको, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। जितना भी प्रोडक्शन होगा वो वैल्यू में तो होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई फर्नीचर बनाया तो ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कि एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, तीन फर्नीचर, ऐसे तो हम लोग नहीं बोलेंगे। एक फर्नीचर का वैल्यू कितना है ये बताओ। सपोज एक फर्नीचर का वैल्यू मान लो 400 है, तो 400 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, ठीक है। फिर वैल्यू एडेड बाय ईच इंडस्ट्री, जितना भी इंडस्ट्री हो गया, चाहे एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है ना, टर्चरी सेक्टर हो गया, इन सब चीज को इंक्लूड करते हैं। फिर रेंट अगर मिल रहा है उसको भी इंक्लूड करते हैं। फिर ओन अकाउंट प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो इस चीज को ध्यान दे रहे हैं। और क्या के एक्सक्लूड करते हैं, सबसे पहले जो है इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ट्रांसफर जो पेमेंट हो रहा है इसको हम लोग जो है एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि अर्न कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस में तो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब पेमेंट को ट्रांसफर करोगे तो अर्न करोगे तभी तो ट्रांसफर कर पाओगे, है ना। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम लोग जो है इसको एक्सक्लूड करते हैं। फिर सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स हो गया, ब्लैक मार्केट आउटपुट है, इलीगल एक्टिविटी है, ये सब चीज को हम लोग जो है एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलो अब सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू हम लोग नेशनल को एस्टिमेट करते हैं, नेशनल इनकम को, वो है इनकम मेथड। क्या है इनकम मेथड, कि जो नेशनल इनकम है या फिर इनकम मेथड है, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी सेक्टर है और उन सेक्टर में कितना हमें इनकम अर्न हुआ, और जो नॉर्मल रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट ने तीनों सेक्टर से कितना वैल्यू अर्न किए, उसी को हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सब मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय समिंग ऑल फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट। जो नॉर्मल रेसिडेंट है, चाहे इंडिया का रेसिडेंट है, अगर वो अर्न कर रहे हैं, कोई भी सेक्टर हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको अगर उसी इनकम को अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो इनकम मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फैक्टर इनकम मेथड इस नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब इनकम रिसीव करेंगे, चाहे लेबर हो सकता है, कैपिटल है, लैंड है, इंटरप्रेन्योर है, और इन चारों को हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या चीज हम लोग इसमें जो है इंक्लूड करेंगे, एक तो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन का मतलब होता है जैसे कि वेजेस हैं, सैलरीज हैं, और मोस्टली पीपल इसी के थ्रू तो अर्न कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अगर बात करोगे तो इसी के थ्रू अर्न करते हैं। फिर अगर रेंट हो गया, है ना, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट हो गया, मिक्स इनकम हो गया, ये सब चीज जो है इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्लियर है। बाकी फैक्टर इनकम, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज लिखा है, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या चीज को एक्सक्लूड करते हैं, तो जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट हो गया, है ना, फिर विंडफॉल गेन्स जैसे कि लॉटरी हो गया, लॉटरी वॉटरी जो लग रहे हैं उसको भी एक्सक्लूड करते हैं। फिर सेकेंड हैंड गुड्स, कैपिटल गेन्स, इलीगल इनकम या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर जितना सब्सिडीज हैं, ये सब चीज को हम लोग एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं। ध्यान देना है ना, माइंड में रखोगे।
अब लास्ट टाइप हम लोग जो है कवर करते हैं एस्टिमेटिंग मेथड का, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो है इसका मतलब ये होता है कि जितना भी, देखो यहाँ पे लिखा है कि इट कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर, कि हम लोग जो है एक इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन जो है कितना इकोनॉमी में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सामान लिए हो, कोई भी फाइनल गुड्स लिए हैं, जैसे कि कार लिए, बाइक लिए हो, इस तरीके से, या फिर जितना भी एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं, चाहे एक्सपेंडिचर 1 रुपये हो, चाहे एक्सपेंडिचर लाखों में हो, उस एक्सपेंडिचर को अगर ऐड करके उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, हम क्योंकि हम लोग वहां पे एक्सपेंड कर रहे हैं ना, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, और जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो यही बताता है कि जितना भी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसी को सम करो और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि फाइनल गुड्स हैं, सर्विसेज हो गया, ये सब चीज इंक्लूड होते हैं। उसी के साथ गुड्स एंड सर्विसेज में सैलरीज हो गया, है ना, गवर्नमेंट में जितना भी स्पेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो भी इंक्लूड होता है। साथ में फिक्स जो एसेट है, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इसको ऐड किए जाते हैं। फिर जो फाइनल गुड्स में हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और क्या चीज जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाते वो भी यहाँ पे लिखा गया है, तो इस चीज को ध्यान देना है। चलो अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई भी कंट्री का जो नेक्स्ट इकोनॉमी कैसे हो सकते हैं या फिर इकोनॉमी को किस तरीके से प्रोजेक्शंस करना, उसका क्या क्या मेथड है, पूरे मेथड को हम लोगों ने डिटेल के साथ कवर कर लिए। ठीक है, क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, क्या चीज़ हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें डिस्कस करना है वो है पर कैपिटा इनकम। ये भी जो है फ्रिक्वेंटली हमें सुनने को मिलता है, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में इसका यूज होगा ही होगा, पर कैपिटा इनकम। एक्चुअली जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये मान लो इंडिया है, तो इंडिया में जो है जितना भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल पूरे साल में एक एवरेज कितना मनी अर्न कर रहे हैं। क्लियर है, कितना जो है एक सिंगल पर्सन अर्न कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल है ये अर्न कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, और यहीं से हम लोग जो है मेजर करते हैं कि उसका लिविंग कैसा होगा, उसका इकोनॉमिक वेलबींग कैसे होने वाले हैं। खुद सोचो, अगर कोई ये इंडिविजुअल है, अगर ये जो है लाखों में अर्न कर रहे हैं, है ना, प्रोस्पेरियस है, ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी तरीके से होंगे, उसका वेलबींग जो है वही देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल है जो कि उसका पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, तो जो है एज कम्पेयर टू ये अदर पर्सन जो है उसका लिविंग कंडीशन उतना अच्छे से नहीं होंगे, वेलबींग उतना अच्छे से तरीके से नहीं होने वाले। ठीक है, तो पर कैपिटा जो इनकम है ये इंडिविजुअल बेसिस में काम करते हैं, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, इंडिविजुअल को यहाँ पे प्रोजेक्शंस में लाते हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्लियर है कि कोई भी इंडिविजुअल इकोनॉमी का या फिर टेरिटरी का एक साल में कितने अर्न कर रहे हैं उसी को हम लोग जो बोलते हैं पर कैपिटा इनकम है। और इसको कैसे निकाल सकते हो, इसका तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं। क्लियर है, क्योंकि देखो सबको पता है कि यहाँ पे जो है ऐसे इंडिविजुअल भी है जो कि करोड़ों में कमा रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि हजार में कमा रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल भी यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलता है जो कि मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। अब देखो पर कैपिटा इनकम मान लो जो है साल का या फिर मंथली का मान लो 10,000 निकल गया, अब 10,000 निकल रहे हैं, तो ये सोचो कि 10,000 क्या जो अमीर आदमी वो भी कमा रहे हैं क्या, और जो है गरीब आदमी वो भी कमा रहे हैं, ये चीज सोचने का है। जो पर कैपिटा इनकम है ना, जिस हिसाब से एट प्रेजेंट निकाले जाते हैं, अब पर कैपिटा इनकम यहाँ 10,000 फिक्स कर दिए हो कि जो इलाइड पीपल है वो भी 10,000 कमा रहे हैं, नॉर्मल पीपल इंडिविजुअल वो भी यहाँ पे 10,000 कमा रहे हैं, तो ये जो है फिर भी यहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यही होता है, नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो अब इतना कवर करने के बाद मोस्टली जो है हमारे नेशनल इनकम का जो टॉपिक है पूरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा रिकवरी का जितना भी स्टेप है उसके बारे में ब्रीफली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बाकी ये सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको अपने से पढ़ना है। ये पूरा में जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस डायग्राम के थ्रू।
देखो सबसे पहले आता है वी शेप का इकोनॉमिक रिकवरी। बात हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो इकोनॉमिक रिकवरी को कवर करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो है वी शेप इकोनॉमी, अगर कोई भी इकोनॉमी अगर वी शेप का डिनोट हो रहे हैं, कोई भी कंट्री का इकोनॉमी वी शेप में डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी तो ठीक तरीके से ही चल रहे थे, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। देखो ये जो इकोनॉमी है उस कंट्री का, ये तो अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन सडनली क्या हो गया, उसका इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया। अब जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन हुए तो ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा स्लो ही डाउन रहेंगे, तो धीरे धीरे से क्या होना स्टार्ट हुए, थोड़ा ऊपर उठना स्टार्ट हुए, फिर कहीं जाके जो है मेन स्ट्रीम में आए। तो इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप इकोनॉमी। अब आता है यू शेप इकोनॉमी। यू शेप इकोनॉमी का मतलब क्या है कि कोई भी इकोनॉमी ठीक तरीके से चल रहे थे, फिर ये भी सडनली इसमें रेसेशन देखने को मिला। अब रेसेशन देखने को मिला तो ये धीरे धीरे से स्लो तरीके से जो है एक रिकवरी मोड होता है उसमें आ रहा है, तो इसका जो है शेप बनता है वो यू शेप का बनता है, ठीक है। फिर आता है इशूट शेप, ठीक है, या फिर शूट शेप भी बोल सकते हो इसको। रिकवरी यहाँ पे बहुत लंबा देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है पूरा रिसेशन गया, रिसेशन के बाद यहाँ पे रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल तरीके से दिख रहा है। फिर नेक्स्ट आता है जेड शेप। जेड शेप का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी सस्टेन कर रहे थे, यहाँ पे इकोनॉमिक पूरा रिसेशन में गए। अब रिसेशन में गए तो अब जो इसका जीडीपी गया, जीडीपी पूरा हाई लेवल में बढ़ गया, हाई लेवल में बढ़ने के बाद फिर से रिसेशन देखने को मिला। अब रिसेशन जो है नॉर्मल स्थिति में आएंगे। क्लियर है, इस चीज को समझ रहे हो। बाकी सेम डब्ल्यू शेप का है कि पहले जो है रिसेशन में गए फिर ऊपर उठे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे डब्ल्यू शेप का इकोनॉमी, ठीक है। फिर रिसेशन में चले जाएंगे। कोई भी इकोनॉमी थोड़ा सा ऊपर उठना स्टार्ट होगा, है ना, रिकवरी जो है होना स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ पे जो है डिक्लाइनिंग की तरफ जाते हैं डब्ल्यू शेप के इकोनॉमी वाले, ठीक है। फिर उसका जो है कहीं करके रिकवरी होता है और लास्ट में जो है मेन स्ट्रीम में आते हैं, वो होता है डब्ल्यू शेप का इकोनॉमी। एक होता है एल शेप का इकोनॉमी। ये जो एल शेप का इकोनॉमी क्या है कि यहाँ पर जो है डिक्लाइनिंग हुआ, डिक्लाइनिंग होने के बाद जो है इसका रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट यहाँ पे फुली रिकवरी हो पाना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल टाइप होता है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इकोनॉमी नेवर फुली रिकवर। इस टाइप की इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं एल शेप इकोनॉमी। तो यही चीज जो है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ ये पूरा थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अपने लेवल में इसको पढ़ो भी गए, है ना, पढ़ोगे तो ऑलरेडी समझ आ जाएगा, इजीली तरीके से समझ आ जाएगा अगर इसको क्लास को देखते हो तो, ठीक है। अगर ये शेप के बारे में अभी पढ़ाया हूँ, ये शेप्स के बारे में अगर अभी देखे हो क्लास तो ऑलरेडी ये समझ आ जाएगा, ये पूरा वही चीज जो है लिखा हुआ है, ठीक। क्लियर है। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट नेशनल इनकम के बारे में, और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और यहाँ से नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, यहाँ से जो है हर साल हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ध्यान देना है, अच्छे तरीके से इसको कवर करके जाओगी। क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। इस पूरे क्लास का स्लाइड नोट्स पीडीएफ पूरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।